দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम यस मैम यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग जो है ये हम लोग का स्टैटिस्टिक्स वाला क्लास रहता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का क्लास होता है आज। तो हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स का एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए हमें कुछ मैथ्स का प्रीवियस नॉलेज या स्टैटिस्टिक्स का प्रीवियस नॉलेज अगर ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें स्टैटिस्टिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। चैप्टर का नाम है, ये देखो, ये वाला चैप्टर हम लोग करेंगे। यहाँ से 8 to 10 मार्क्स आता है एग्जाम में। ये देखो, इंडेक्स नंबर, ठीक है। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग को ना ये समझना पड़ेगा कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशंस, ये देखो, इसमें हमें थ्योरी भी पढ़ना है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है। मतलब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है। वैसे एमसीक्यू है ये भी हमारा, लेकिन कभी कभी थियोरेटिकल एमसीक्यू ज्यादा आ जाता है, कभी प्रैक्टिकल, कभी मिक्सड अप करके आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिकल ही करना है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें थियोरेटिकल पार्ट भी समझना पड़ेगा। और किसी भी चीज का जब तक हम लोग थियोरिटिकल पार्ट क्लियरली नहीं समझते हैं तब तक हमें प्रैक्टिकल भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखो, इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे देखो, अगर सपोज कोई शेयर परचेस किया है तुम लोगों ने, ठीक है। शेयर परचेस किया है कोई भी कंपनी का, अगर करते हो तो, नहीं किए हो तो कभी फ्यूचर में अगर करोगे। अगर शेयर परचेस किया है तो उस शेयर का, मान लो वो शेयर परचेस किया गया है 2019 में, ठीक है। 2019 में उस शेयर का प्राइस था सपोज 200, ठीक है। जब परचेस किए थे 2019 में उसका प्राइस था 200। और उसके बाद यहाँ पर 2024 ले लेते हैं, ठीक है। 2024 में, ठीक है। तो 19 से 24 कितना ईयर हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। अभी आया नहीं है 2024, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कर दो, इसे 18 कर दो, इसे 23 कर दो, चलो, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स, 18 से 5 ईयर्स, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स जो है ये प्राइस जो है 340 हो गया, एग्जाम्पल है, ठीक है। 340 हो गया कोई भी एक शेयर का परचेज प्राइस। अब अगर कोई बोले कि ऐसे शेयर में पैसा लगा के हमें कितना अर्निंग हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू गेन, देखो, वैल्यू गेन कितना हमें गेन हुआ है, 340 माइनस 200, यानी हम लोग का शेयर का प्राइस 140 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा दें, इंक्रीज के लिए ऐसे दिखा दिया, इंक्रीज हुआ है। अब अगर कोई पूछे कि परसेंटेज गेन बताओ, ठीक है, हम लोग जो है अपना गेन को दो तरह से बता सकते हैं, वैल्यू जिसे हम लोग एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट, और परसेंटेज मतलब रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव होता है ये, रिलेटिव, ये कंपैरिजन के लिए सबसे आसान तरीका होता है। अभी समझाते हैं, देखो, अगर हमें पूछे कि परसेंटेज गेन कितना हुआ इस शेयर में पैसा लगा के, तो 140 रुपीज का गेन हुआ है। कितना पैसा लगा के बोलो, 200 लगा के कि 340, कितने लगा, 140 तो मेरा इंक्रीज हुआ प्राइस, तो प्राइस इंक्रीज हुआ मतलब मुझे वैल्यू गेन हुआ। मैंने 200 रुपए 200 रुपीज का शेयर खरीदा, अभी उसका वैल्यू 340 हो रहा है अगर, तो और हम इसे बेच देते हैं तो मुझे 140 मिलेगा गेन। तो 140 जो मिला है वो आउट ऑफ 200 के आउट ऑफ 340, गेन जो हुआ है आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ 340, तुम लोग ही बताओ, आउट ऑफ 200 या आउट ऑफ 340, बोलो। आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200, ठीक है। आउट ऑफ 200 अगर हमें हुआ है तो परसेंटेज गेन कितना हो रहा है,
मल्टीप्लाई करके 100 से देखेंगे तो परसेंटेज गेन पता चलेगा, तो ये बन गया 70%। ठीक है, अब ये और ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में मतलब ये दोनों अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्यों परफॉर्म किया, देखो दोनों अलग अलग तरीके से। ये भी मेरा क्या है, गेन है, ठीक है, ये भी मेरा गेन है, ये मेरा परसेंटेज गेन है और ये मेरा वैल्यू गेन है। दोनों में फर्क ये होता है, जैसे मान लो कभी तुम लोगों को अगर पूछा जाए, जैसे मान लो पूछा जा रहा है कि 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में जो रिजल्ट है वो कैसा हुआ, ठीक है, अगर ऐसा तुम लोगों से क्वेश्चन किया जाए, क्या तुम लोग ऐसे बोलोगे अकाउंट्स में इतना मिला, ठीक है, जैसे तुम लोग कॉमर्स पढ़े हो तो तुम लोग का सब्जेक्ट में जो मतलब फिक्स सब्जेक्ट होता है वही हम लिख रहे हैं, अभी किसी का और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और जो है बिजनेस स्टडीज हो गया, इसके अलावा जो लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, वो सब। अब मैंने जैसे 3 ही सब्जेक्ट लिया है, तो कैसा रिजल्ट हुआ, तो क्या तुम लोग ऐसे बताओगे कि मुझे अकाउंट्स में इतना मिला, मान लो किसी को 80 मिला, इकोनॉमिक्स में मान लो किसी को 75 मिला, बिजनेस स्टडीज में मान लो किसी को 67 मिला, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी बताते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, सारे जो भी हमारे रिजल्टेंट डेटा है वो सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, वो सबको ऐड कर देते हैं, लाइक 80, 75, 67, फिर डिवाइडेड बाई इसे क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, मतलब 3 से तुम लोग को क्या मिलेगा, एवरेज मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, 80 प्लस 75 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो ये कितना आ गया 74। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसे दिख रहा है 74, मतलब एवरेज हर जगह पे 74, मतलब बोल सकते हो कि 74% मिला, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ये डिवाइडेड बाई 3 करोगे एवरेज यानी 74% मिला। या फिर क्या कर सकते हो, ये पूरे टोटल को डिवाइडेड बाई 300 कर सकते हो इंटू 100, एक ही बात है, ये सारे टोटल को, ये तो हमें कितने में मिला है, आउट ऑफ 300 में मिला है, इंटू 100 कर दो, तो बात तो एक ही है ना, नीचे तो 3 आने वाला है, ठीक है, तो ये 74%। तो हम लोग किसी को रिजल्ट ऐसे नहीं बताते, अच्छा ठीक है मुझे अकाउंट्स में इतना मिला, इको में इतना मिला, बीएसटी में इतना मिला, एंड देन लैंग्वेज में इतना मिला, ऐसा नहीं बताते हम लोग। एक एक वैल्यू से डिफाइन करते हैं हमारे रिजल्ट को, ठीक है, एक वैल्यू से डिफाइन करते हैं, दैट इज 74% आया, ठीक है, 74% आया, ये एग्जाम्पल था, वैसे मैंने 3 ही सब्जेक्ट लिखा और भी होता है, तो यहाँ पर 74% आया। वैसे ही हम लोग वैल्यू गेन को क्या कर सकते हैं, वैल्यू गेन को चाहे तो हम लोग परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं, और ये करने से बेनिफिट ये है कि सामने वाले को समझाना आसान हो जाता है। अब ऐसे बताएंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा ओवरऑल असेसमेंट क्या आया, 80 अच्छा अच्छा ही आया, 75 अच्छा, ये थोड़ा खराब हुआ है, ऐसे थोड़ी ना डिफाइन कर सकते। ओवरऑल बताओ, तो ओवरऑल 74%, मतलब जो परफॉर्मेंस है वो 74% के जितना है एवरेज, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग का वैल्यू गेन रुपीज में इतना है, लेकिन वैल्यू गेन इन परसेंटेज जो है वो 70% है, ठीक है। अब इसका भी एक जो है शॉर्टकट लाया गया है, ठीक है, ये जो है ये तो शॉर्टकट है ही हमारे रिजल्ट को बताने का, जैसे कि ये गेन बिजनेस में भी देखो, रिटर्न कितना मिला तो उसको भी हम लोग परसेंटेज में बोल सकते हैं। अगर मान लो किसी बिजनेसमैन को पूछा गया आपका 10 साल का प्रॉफिट बताओ, तो क्या वो बताना स्टार्ट करेगा फर्स्ट ईयर में इतना हुआ, सेकंड ईयर में इतना नहीं, वो एक एवरेज, मतलब वो अपना परसेंटेज बता देता है, परसेंटेज तो बेसिकली एवरेज ही हुआ ना, ये देखो दिखाया मैंने, ये तो एवरेज है, तो परसेंटेज बता देता है हाँ मेरा 10 साल में बिजनेस का परफॉर्मेंस ऐसा चल रहा है। तो वैसे ही ये परसेंटेज गेन, इसका भी एक शॉर्टकट है, ठीक है, इसका भी हम लोग एक शॉर्टकट कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि हम लोग इंडिविजुअली हर एक डेटा को जो है कंपेयर नहीं करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक बेस मान सकते हैं, ठीक है, बेस मान सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग डेटा को हम लोग 100 मान सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग बाकी डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर 200 इक्विवेलेंट टू 100 है, ठीक है, एक बार बात को समझो, हम बहुत सारे एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स नंबर क्या हो रहा है, ठीक है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। देखो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये बेस 100 है, तो अगर 200 इक्विवेलेंट टू 100 हुआ यूनिटरी मेथड, तो 1 इक्विवेलेंट टू 100 डिवाइडेड बाय 200, देन 340 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 340 डिवाइडेड बाय 200, 170, ठीक है। ये बेस बना लिया मैंने
कि अगर 200 का बेस 100 है, मतलब 200 को अगर हम 100 से डिफाइन करेंगे तो 340 को उसी हिसाब से हम 170 से डिफाइन करेंगे। और ये मैंने कैसे करके कैलकुलेट करके निकाला है, यहाँ पर यूनिटरी मेथड करके निकाला है। मतलब मैंने एक बेस मान लिया कि मेरा स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो हम 200 या 400 जो भी हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू को नहीं लेंगे, हम एक बेस मान लेंगे जिसे हम 100 लेंगे। क्या इंडेक्स नंबर पे हर जगह 100 लेना जरूरी है? मैक्सिमम केसेस में 100 होता है, लेकिन जो शेयर मार्केट वाला केस होता है निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी सुने होंगे तुम लोग, अभी बताएंगे, वो 1000 माना जाता है उसका बेस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बेस 100 मान लिया। और अगर 2018 में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बेस के हिसाब से 100 था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से, ये बेस के हिसाब से 100 था, तो 2023 में अगर 340 हो रहा है तो बेस के हिसाब से इंटरचेंज करके वो 170 आ रहा है। तो ये भी देखो हमें 70% ही बता रहा है ना। कैसे 70%? ये देखो, ये दोनों का डिफरेंस 70 डिवाइडेड बाई 100 आउट ऑफ 100 इंटू 100, तो ये कितना निकल के आ गया? 70%, ठीक है। तो 70% हो गया। तो ये शॉर्टकट हो गया, वैल्यू को मत कंसीडर करो, बेस को कंसीडर करो। ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, वैल्यू को कंसीडर नहीं करके बेस को क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि वैल्यू तो बहुत चेंज हो सकता है, 2018 से लेके 23 में वैल्यू जो है बार बार बहुत चेंज हो सकता है। इंडिविजुअल वैल्यू को लेके कैलकुलेट करने से अच्छा है एक फिक्स्ड वैल्यू को लेके कैलकुलेट करना। जैसे कि बेस को 100 मान लो, बेस जो भी होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग जिस भी ईयर का जो है चेंजेस निकालना चाहेंगे उसका बेस चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे शॉर्टकट बोला जाता है। और इसका मतलब ये हो गया कि 200 का इंडेक्स 100 है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? 200 का इंडेक्स क्या है? 100 है, ठीक है। 200 का इंडेक्स जो है 100 है। अब देखो इंडेक्स नंबर का हम यहाँ पर डेफिनेशन दिखाते हैं, और भी एग्जांपल देंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जांपल खत्म हो गया, और भी समझ में आएगा। देखो क्या दिया हुआ है इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन। इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइस फॉर मैम मेजरिंग। हाँ बोलो। मैम, ये बेस कैसे आया? ये बेस जो है मतलब ये बेस जो है हमें लेना पड़ेगा, मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक है। 100 जो है ये एजम्पशन है। जैसे मान लो परसेंटेज निकालते हो तो 100 ही क्यों लेते हो? ये रूल्स है ना। परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 ही लेना पड़ता है ना, क्योंकि 100 जो है परसेंटेज को डिफाइन करता है। वैसे ही इंडेक्स नंबर में बेस को 100 माना गया है मैक्सिमम केसेस में, और कुछ केसेस में 1000 माना गया है, ठीक है। मतलब ये प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये कुछ कैलकुलेट करके नहीं आया है, ये माना गया है। जैसे परसेंटेज के लिए 100 ही क्यों माना गया है? क्योंकि ये रूल्स में आता है कि हम लोग अगर किसी चीज को परसेंटेज में डिफाइन करेंगे, ये 70 और ये साइन का मतलब ही ना 70/100 हो गया, ये इंप्लाइड होता है ना। मतलब हमें ये बताया गया है पहले से ही कि 70 ये परसेंटेज हमें 100 को डिफाइन करता है। जस्ट लाइक दैट इंडेक्स नंबर में बेस जो है, बेस क्या क्या हो सकता है? बेस 100 हो सकता है, ठीक है। बेस 1000 हो सकता है। तो हमें यहाँ पर सारे बेसिस जो है 100 के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इंप्लाइड है, मतलब रूल्स बोलो या फिर पहले से डिफाइन है बोलो, तो बेस 100 होगा। अब इसके बेसिस पे, बेस मतलब जो शुरुआती चीज होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर शेयर को 18 में खरीदा था, तो शुरुआती नंबर हमारा जो है वो बेस यानी 100 से डिफाइन होगा। बोलो समझ में आया? 100 कैसे आएगा? ये मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये इंप्लाइड है। बोलो समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब देखो फिर आगे आगे और भी एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे इस तरह से प्रैक्टिकली कैलकुलेट होता है, तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइस। कन्वीनियंट मतलब जो हमारे लिए मतलब क्या बोले, जो सुविधा होता है, ठीक है। इंडेक्स नंबर, कन्वीनियंट का मतलब वही होता है ना जो हमारे लिए इजीली जो अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। कन्वीनियंट का मतलब ये होता है। कन्वीनियंट डिवाइस, ये एक डिवाइस है। डिवाइस का मतलब जैसे कि कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, जैसे लैपटॉप भी एक डिवाइस हो गया ना, फिजिकल डिवाइस नहीं है, ये एक मैथमेटिकल डिवाइस है। देखो यहाँ पर डिवाइस का मतलब फिर ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, अच्छा कोई डिवाइस का मतलब हो गया जैसे कि मोबाइल, मोबाइल एक डिवाइस है, प्रिंटर एक डिवाइस है, लैपटॉप एक डिवाइस है। नहीं नहीं, ऐसा कोई डिवाइस नहीं, ये एक मैथमेटिकल डिवाइस है, ठीक है, ठीक है। डिवाइस है, इससे क्या कर सकते हैं? जैसे
लैपटॉप से हम लोग बहुत सारे काम टास्क कर सकते हैं, मोबाइल जो डिवाइस है उससे हम लोग फोन कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, वैसे काम का चीज देखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कॉलिंग वगैरह, मैसेज वगैरह कर सकते हैं। वैसे ही इंडेक्स नंबर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज को मेजर कर सकते हैं? मेजर मतलब क्या है? मापना, ठीक है। क्या माप सकते हैं? रिलेटिव चेंजेस ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। रिलेटिव चेंजेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और रिलेटिव चेंजेस का मतलब किसी भी चीजों का चेंजेस का परसेंटेज में डेफिनेशन, दैट इज रिलेटिव चेंजेस, ठीक है। जैसे ये वैल्यू चेंजेस, इसे एब्सोल्यूट बोला जाता है मैथमेटिकल टर्म में, वैसे इसे रिलेटिव बोला जाता है जब हम लोग परसेंटेज में देखते हैं। तो रिलेटिव चेंजेस ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे देखो ये डिफरेंसेस है टाइम टू टाइम। 2018 में शेयर का प्राइस कुछ और था, और कुछ टाइम स्पेंट होने के बाद आफ्टर 5 इयर्स ये 2023 में 340 हो गया। तो ये डिफरेंसेस किस चीज का है? टाइम टू टाइम का डिफरेंसेस है। और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिफरेंसेस को भी मेजर कर पाता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो टाइम टू टाइम को ही कवर करता है, प्लेस टू प्लेस वाला चेंजेस को कवर नहीं करता है। प्लेस टू प्लेस मतलब जियोग्राफिकल चेंजेस में प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो सकता है। जैसे कुछ चीज अगर हम लोग फॉरेन से लेते हैं तो हमारे लिए सस्ता होगा, और कुछ मतलब जो है डोमेस्टिकली, मतलब अगर इंडिया में लोगे तो वो महंगा होगा। तो ये हो गया प्लेस टू प्लेस के वजह से जो चेंजेस होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें प्लेस टू प्लेस वाला कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं रहेगा, हमें टाइम टू टाइम चेंजेस वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। लेकिन डेफिनेशन में तो सारा चीज ही कवर होगा ना। तो डेफिनेशन हमें ये बता रहा है कि इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें रिलेटिव चेंजेस को मेजर करने के लिए हेल्प करेगा। किस चीज का रिलेटिव मेजर? डिफरेंसेस। किस चीज का डिफरेंस? टाइम टू टाइम में किसी चीजों में जो डिफरेंस आता है, जैसे टाइम वेरी हुआ तो शेयर प्राइस वेरी हुआ, ठीक है। इस तरह के चेंजेस को रिलेटिव वे में यानी परसेंटेज वे में जब हम लोग चेक करने के लिए जिस डिवाइस का हेल्प लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। जैसे कि एरिथमेटिक मीन, अब ये एरिथमेटिक मीन क्या है? अभी अभी मैंने बताया, ये देखो ये क्या है? ये एवरेज है, ठीक है। इसको तुम लोग क्या बोलते हो? इसको तुम लोग बोलते हो एवरेज। और स्टैटिस्टिक्स में ही इसे क्या बोला जाता है? एरिथमेटिक मीन, ठीक है। मीन मतलब एवरेज होता है, ठीक है। इसको एवरेज को ही एरिथमेटिक मीन बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, जस्ट एज एरिथमेटिक मीन इज यूज टू रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। हम लोग एवरेज क्यों करते हैं? ताकि हम लोग एक सेट ऑफ वैल्यूज को एक ही वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कुछ दिन पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, लगातार 5 7 दिन 8 दिन तक लगातार हाई था, ठीक है। तो अगर हमें बताना हो कि लास्ट 1 वीक का टेम्परेचर क्या है, तो हम लोग एक एक दिन का नहीं बता के, मतलब एक दिन का बताएंगे फिर बता सकते हैं, लेकिन दूसरा इरिटेट हो जाएगा ना, डे 1 ये था, डे 2 ये था। तो बोलेगा अच्छा कुछ ऐसा बोलो ना जिससे हमें समझ में आ जाए कि 1 वीक में प्रोबेबली कितना चल रहा था। तो हम लोग को क्या बताना चाहिए? एवरेज बताना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग एवरेज बता देंगे तो जल्दी भी बता पाएंगे, उनको भी समझने में आसानी होगा, वो याद रखेंगे पहले डे 1 का ऐसा था, डे 2 का वैसा था, डे 3 का वैसा था। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, अगर कोई रिजल्ट पूछ रहा है और बच्चे अगर एक एक अपने सब्जेक्ट का बताए जा रहे हैं, तो टीचर के दिमाग से या फिर जो भी सुन रहा है उनके दिमाग से चला जाएगा। लेकिन अगर परसेंटेज बताओ तो आसानी से याद रह जाएगा। अच्छा 3 बच्चा था, इसने बोला 74, उसने बोला 80, उसने बोला 94%, तो ये याद रह जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट याद रहना पॉसिबल नहीं होगा। जस्ट लाइक दैट कि एरिथमेटिक मीन जो है ये यूज किया जाता है सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी एवरेज करके हम लोग क्या करते हैं? सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इंडेक्स नंबर इज यूज टू रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ वैल्यूज। इंडेक्स नंबर भी सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है फॉर 2 और मोर डिफरेंट पीरियड और लोकेलिटी। 2 या 3 पीरियड का, जैसे कि मतलब ईयर वाइज, टाइम टू टाइम चेंजेस, ठीक है। लोकेलिटीज का भी बता सकता है, मतलब जैसे प्लेस टू प्लेस, एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंडेक्स नंबर का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से हमें कितना समझ में आता है? हमें थोड़ा पढ़ के भी तो, मतलब एग्जाम्पल भी तो चाहिए, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा पॉइंट आउट करवा देते हैं। देखो इसमें तो सारा चीज लिखा हुआ ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, नो इशू। ये देखो, ये डेफिनेशन मेनली पढ़ोगे तो हो जाएगा। एन इंडेक्स नंबर, अच्छा ये रेशियो क्यों बोला है वो भी बता देते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ 2 और मोर टाइम पीरियड्स। रेशियो का मतलब क्या होता है?
समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, है ना। तो ये होता है रेशियो। अगर हम लोग कुछ डिवाइडेड फॉर्म में लिखेंगे तो अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइडेड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, डिवाइडेड फॉर्म में 140 डिवाइडेड बाय 200। अगर हम लोग इसमें इंटू 100 नहीं करते हैं, सोचो अगर हम लोग इसको इंटू 100 नहीं करते तो ये रेशियो फॉर्म में बन जाता, तो रेशियो फॉर्म भी बन सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ टू और मोर टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्व, वन ऑफ विच इज द बेस टाइम पीरियड। एक जो है बेस टाइम पीरियड है और दूसरा क्या हो जाएगा, करेंट ईयर, ठीक है। एक बेस ईयर होने से दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट ईयर। जैसे इसमें ये हो गया बेस ईयर, ठीक है, और इसमें इसको क्या बोलेंगे, करेंट ईयर, ठीक है, करेंट ईयर बोलेंगे। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं देखो, द वैल्यू एट द बेस टाइम पीरियड सर्व एज द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। द वैल्यू एट द बेस टाइम पीरियड, बेस टाइम पीरियड ही, बेस टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वही एक ऐसा वैल्यू है जो हमें कंपेयर करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे बताया, जब मैंने पूछा कि 140 आउट ऑफ कितना, तो तुम लोगों ने बोला 200। तो ये 200 नहीं होता तो हम लोग कंपेयर कैसे करते, पहला बात है 200 नहीं होता तो हमें 140 नहीं मिलता, 140 नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है परसेंटेज मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा है द वैल्यू एट द बेस टाइम पीरियड, बेस टाइम पीरियड का जो वैल्यू हमारे पास रहेगा वही जो है हमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, मतलब उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। सर्व एज द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन का स्टैंडर्ड पॉइंट भी इसे ही माना जाता है, यानी कि बेस ईयर यानी कि बेस पॉइंट, जिसे हम लोग 100 से डिफाइन कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे शेयर मार्केट में निफ्टी के लिए ये 1000 में डिफाइन किया जाता है बेस पीरियड को, बाकी चीजों में 100 से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, बाकी चीजों में 100 से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर दिया है ना, एनएसी, बीएसी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये सब जो है इंडेक्स नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो रहा है इंडेक्स नंबर का। ये भी हम तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखाते हैं, देखो। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया कि जब हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें ये बताता है कि होलसेल मार्केट में प्राइस का क्या चेंजेस होता है। होलसेल मार्केट एक होता है, एक रिटेल मार्केट होता है। होलसेल मार्केट नॉर्मली बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल होता है जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि होलसेल में सामान वही खरीद सकते हैं जो कि बल्क मोड में परचेस करे। हम लोग कौन है, कंज्यूमर है, ठीक है। दो तरह का बिजनेस हो, मतलब दो तरह का कंजम्पशन होता है ना, एक B2B और एक होता है B2C। कंज्यूमर वाला B2C है, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, एक होता है बिजनेस टू बिजनेस। अभी मान लो तुम लोगों को एक पेंसिल का जरूरत है, ठीक है, तो तुम लोग गए एक स्टेशनरी दुकान में, वहां से पेंसिल खरीद लिए, तो उस दुकानदार ने तुम लोग को पेंसिल बेच दिया, ठीक है। तो तुम लोग कौन हो गए, कंज्यूमर, ठीक है। वो कौन हो गया, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच दिया, ये होता है B2C। अब उन्होंने भी तो किसी से पेंसिल खरीदा होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिस प्राइस में, मान लो तुम लोग को 15 रुपए में बेच दिया एक पेंसिल, लेकिन खुद वो शायद खरीद के लेके आएंगे 12 रुपए में, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 12 रुपए में खरीदा होगा, तो कहाँ से खरीदा होगा, किसी और बिजनेसमैन से, ठीक है, या फिर किसी फैक्ट्री में जाके कहीं से तो खरीदा होगा। उन्होंने होलसेल प्राइस में खरीदा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा चीज खरीदा, क्योंकि उनको बेचना है। तुम लोग 100-200 पीस पेंसिल लेके क्या करोगे, तुम लोग का कोई काम नहीं है, तुम लोग का जितना रिक्वायरमेंट है 1-2 मैक्सिमम वही खरीदोगे। अब वो क्या, उनको बेचना है तो वो 100-200 पीस खरीद सकते हैं, तो उन्हें होलसेल प्राइस में मिल जाएगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग होता है। गुड आफ्टरनून अशिमा। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा देखो, होलसेल प्राइस कहाँ चला गया मेरा, हाँ ये रहा। होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग होता है। किस रेस्पेक्ट पे अलग होता है, समझ में आया। ये प्राइस इंडेक्स हमें होलसेल मार्केट के बारे में बताएगा और ये प्राइस इंडेक्स हमें कंज्यूमर मार्केट के बारे में बताएगा। क्या हमारे पास ये देखने का कोई स्कोप है, क्या हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, हाँ देख सकते हैं। ये देखो, हम यहाँ पर दिखाते हैं, तुम लोग भी मतलब देखो, यहाँ पर बाद में खुद से भी देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐसे,
होलसेल WPI लिखते हैं, WPI इंडेक्स ऑफ इंडिया दिखा देगा आई थिंक, WPI इंडेक्स देखते हैं क्या दिखाता है। ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर अच्छा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा, ठीक है, जहां पर एक ध्यान से देखो 11-12, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है 2011 ऐसे 2012 इक्वल टू 100 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो भी प्राइस का चेंजेस देखा गया है उसका बेस माना गया है 2011-12 को, ठीक है, 2011-12 के प्राइस जो भी थे उसे 100 माना गया, उसके बाद जो है इंडेक्स नंबर बनाए गए, मतलब उसके बाद चेंजेस को देखा गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर कोई भी चेंजेस देखना चाहे तो देख सकते हैं, कितने तरीके से देख सकते हो, मंथली का चेंजेस देख सकते हो, ईयरली चेंजेस देख सकते हो। जैसे अब ईयर भी कौन सा देखना चाहो, अगर 2023 का मंथली क्या चेंजेस है देखना चाहो तो उस पर क्लिक कर लो, ईयरली चेंजेस देखना चाहो तो उस पर क्लिक कर लो, ठीक है। हम एक बार ईयरली चेंज दिखाते हैं। अब ये देखो ग्रुप और कॉमोडिटी लिखा हुआ है, ग्रुप और कॉमोडिटी का मतलब ये हो गया, जैसे हम लोगों को अगर चेंजेस देखना है होलसेल प्राइस का तो हम लोग एक एक प्रोडक्ट का नहीं देखेंगे, मतलब हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि गेहूं का कितना है, चावल का कितना है, ठीक है, बाजरा का कितना है, ये सब रहेगा अभी, ठीक है, कॉमोडिटी में ये सब आता है। हम लोग इंडिविजुअली एक एक नहीं देख के इसको ग्रुप में देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ग्रुप में देखेंगे। गुड आफ्टरनून नानी। गुड आफ्टरनून मैम। इसको हम लोग ग्रुप में देखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ग्रुप में देखेंगे। अब देखो हम दिखाते हैं कैसे दिखता है, ठीक है, ये सब हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, तुम लोग को इंडेक्स नंबर समझ में आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब तुम लोग को कुछ एग्जाम में करना है, ऐसा मत सोचो, लेकिन पता तो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये देखो क्या क्या दिया है, सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स मतलब वही जो पैडी, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, बार्ली, रागी, ठीक है, ये सब क्या दे दिया है, कॉमोडिटी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉमोडिटी, ठीक है, इसमें इनका जो पार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइमरी आर्टिकल, फूड ग्रेन्स, ग्रेन्स में सीरियल और पल्सेस को माना जाता है, ये सब पूरे डिटेल्स का बात है, लेकिन तुम लोग इंडेक्स नंबर से रिलेट करने का कोशिश करो, ठीक है। तो सीरियल्स में इन्होंने क्या क्या, सीरियल्स कैटेगरी में इन्होंने क्या क्या दिया है, पैडी से लेके रागी तक, ठीक है, ये इन्होंने सीरियल्स, पल्सेस मतलब जो दाल होता है, जैसे कि ग्राम मतलब जो आई थिंक चना दाल होता है, ठीक है, अरहर, मूंग, ठीक है, मसूर, उड़द दाल, ठीक है, ये सब जो है ये पल्सेस में आ गया। अब कोई भी एक कॉमोडिटी का चेक करके देख सकते हो कि चेंजेस क्या है, कोई भी एक कॉमोडिटी, जैसे वेजिटेबल्स भी है, देखो दूसरा कैटेगरी भी है, फ्रूट वेजिटेबल्स, तुम लोग चाहो तो इससे होलसेल प्राइस में क्या क्या चेंजेस है, फ्रूट्स, एग्स, बहुत सारी चीजें, मतलब ऑल कॉमोडिटी, जैसे मैंने बोला ना एक जगह पे ये लोग सारी चीजों को दिखाएंगे, ठीक है। कोई भी एक ले लेते हैं, लाइक हम ये ले लेते हैं, लाइक ये ज्वार ले लेते हैं, ठीक है, जोअर का प्राइस देखो पूरे साल भर में कैसे चेंजेस हुआ है, ये देखो यहाँ पर मैंने पूरे ईयर ले लिया ना, तो ईयर में 2011-12 जो है उसको बेस ईयर माना गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ईयरली होलसेल प्राइस इंडेक्स, कौन सी चीज का देख रहे हैं, नेम ऑफ कॉमोडिटी ज्वार, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअली देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंडिविजुअली देख रहे हैं। अब इंडेक्स हमें क्या बता रहा है, इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि 2021 में 143.6 किसका प्राइस है, ज्वार का, लेकिन ये इसका प्राइस नहीं है, समझो ये इसका प्राइस नहीं है, क्यों, देखो जैसे अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे, जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने यहाँ पर क्या बोला, शेयर का प्राइस 200 था, फिर चेंज होके 340 हुआ, इसको इंडेक्स नंबर में डालोगे तो ये 100 और ये 70, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शेयर का प्राइस 170 हुआ, नहीं नहीं, शेयर का प्राइस 170 नहीं हुआ, ये तो एक डिफाइन करने के प्रोसेस के हिसाब से ये 170 आ रहा है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो वैसे ही 2011-12 को 100 माना गया है, मतलब बेसिकली ये 100 है, ठीक है, जब ये 12 में 100 था, ठीक है, इसके बाद 13 में ये कुछ कम हुआ 98.7, उसके बाद 112.7 हुआ, उसके बाद 114.3 हुआ, फिर 120.1 हुआ, 127, 122, और 19 में तो काफी महंगा हो गया था 156, इसके बाद काफी ज्यादा हो गया 156, 158, 143.6, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, लेकिन ये एक भी जो है प्राइस नहीं बता रहा है हमें, इंडेक्स नंबर बता रहा है, 100 बेस के
हिसाब से, और कौन से ईयर से बेस माना गया है, 11-12 से बेस माना गया है। तो 11-12 में जो 100 रुपीज का आता था जो आर बेस प्राइस के हिसाब से, वो 21 में इतना हो गया। फिर 21-22 में देखो ये 2021 में इतना हुआ, ठीक है। ये सब चेंजेस दे रखा है, जैसे ये 21-22, फिर 20-21, फिर 19-20, 18-90, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दिया हुआ है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, ये दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर का फर्क अकाउंट्स के हिसाब से, ये देखो कैलेंडर मतलब जो जैन टू दिसंबर को डिफाइन करता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो अप्रैल टू मार्च को डिफाइन करता है, ठीक है। ये जैन टू दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर के हिसाब से प्राइस का चेंजेस हमें बताया गया है, ठीक है। और ये प्राइस का चेंजेस कैसे बताया गया है, ये प्राइस का चेंजेस बताया गया है अप्रैल टू मार्च के हिसाब से, जबकि बेस प्राइस 100 था कौन से ईयर में, 11-12 में। अब 11-12 को ही क्यों माना है, देखो कोई भी एक ईयर से ये स्टार्ट किया गया होगा, ठीक है। 11-12 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया, 11-12 को बेस माना गया। क्या हमेशा 11-12 रखना जरूरी है, नहीं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। जैसे मान लो 5 साल में, 7 साल में चेंज होता है, उससे ज्यादा देरी करोगे तो वो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है। तो इसीलिए 5-7 साल में इसे चेंज किया जाता है बेस टाइम को। जैसे अभी 11-12 है तो 5-7 साल में इसे चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से चेंज किया जाता है। और ये फ्रीक्वेंटली भी नहीं होता है, जैसे 11-12 में चेंज हुआ फिर से 12-13 में हो जाएगा, फिर करके फायदा क्या है, फिर बेस बना के फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए एक मॉडरेट वे में इसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जो जोआर है उसका कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिखाया गया और फाइनेंशियल ईयर के। तो इंडेक्स नंबर का देखो प्रैक्टिकल यूज तुम लोग देख पा रहे हो, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स देखोगे इंडिया का कोई भी कमोडिटी का ले लो तो तुम लोग को ये दिखेगा, ठीक है। ये हम लोग का प्राइस इंडेक्स जो है ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने ये समझाया होलसेल प्राइस इंडेक्स, जस्ट लाइक दैट वहां पर तुम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी तुम लोग को मिल जाएगा। ये देखो जैसे हम लोगों ने ये लिखा ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी मिलेगा। ये देखो सीपीआई, ये देखो सीपीआई इंडेक्स भी मिल जाएगा यहाँ पर। देखते हैं मिलेगा कि नहीं, मिल तो जाना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉमोडिटी का चाहिए मुझे, एक्सटर्नल लिंक बोल रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये तो लेबर का बता रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये देखते हैं यहाँ कुछ मिलेगा क्या। ये तो किसी ने मतलब कोई किसी ने सर्वे वगैरह किया है उसका दिखा रहा है, लेकिन मुझे जो ओरिजिनल वाला है वो चाहिए। जैसे हमें WPI वाला मिला ना, वैसे यहाँ पर इंडिया लिखते हैं। आई होप कि इसमें मिल जाए। हाँ देखो, ये देखो मिल गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये देखो ऑल अर्बन कंज्यूमर, एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया जाता है। एक होता है शहर के हिसाब से यानी अर्बन, ठीक है, एक होता है हम लोग का रूरल, ठीक है, एक होता है हम लोग का कंबाइन। 3 तरह से किया जाता है। ये देखो ये यहाँ पर इस तरह से दिया गया है रिलेटिव मेजर, ये देखो रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये सब डेटा जो है ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से ही बनाया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज भी इस तरह से होता है। यहाँ पर ये देखो ये बेस का, ये शायद थोड़ा पुराना है, 80 to 84 का 100 माना गया है, ठीक है। ये थोड़ा पुराना है, मुझे नया कुछ मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पर मिलेगा। ये देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2023, क्या यहाँ मिल जाएगा, देखते हैं। नहीं, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। चलो तुम कोई बात नहीं, तुम लोग खुद ढूंढ के देख सकते हो। जैसे मैंने WPI वाला दिखाया ना, वैसे ही तुम लोग को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कुछ पुराना दिख रहा है 1913 का, ठीक है। ये अभी तो किसी काम का मतलब इतना पुराना जो है, हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं समझने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें करंट वाला मिल जाता, मुझे डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या ये मिलेगा। चेक करते हैं, देखते हैं।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये तो कोई बुक वगैरह है, छोड़ो कोई बात नहीं, तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखना, मिल जाएगा कोई ना कोई वेबसाइट में जरूर मिलेगा, ठीक है, एक बार गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसे WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये मेनली बिजनेसमैन को जो है जरूरत होता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स में क्या क्या डिफरेंसेस आया है इतने सालों में वो पता चलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आ रहा है देखो निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी क्या होता है, निफ्टी का मतलब ये हो गया कि शेयर मार्केट का जो मतलब प्राइस इंडेक्स में जो अप एंड डाउन है, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारा शेयर्स है, ठीक है, बहुत सारे शेयर्स का मूवमेंट अगर हम लोग एक जगह पे देखने चाहे तो वो हम लोग नहीं समझ में आएगा हमें, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है, निफ्टी इंडेक्स नंबर निकाला गया है जहां पर मेन 50, ठीक है, मेन 50 कंपनीज का मूवमेंट को रखा गया है, मेन 50 कंपनीज का मूवमेंट को रखा गया है। इसे यहाँ पर मिल जाएगा तुम लोग को, निफ्टी का मतलब क्या होता है, ये देखो निफ्टी 50, 50 इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका प्राइस इंडेक्स जो है, सॉरी, इसमें जो है 50 मेन कंपनियां जो है लिस्टेड है। ये देखो निफ्टी 50 का अगर मीनिंग देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये है यहाँ पर इज अ बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये देखो इंडेक्स आ गया ना बात, कि ये इंडिकेट करता है हमें कि जो कंपनियां लिस्टेड है वो कैसे मूव कर रही है। जैसे हम लोगों ने देखा कि ज्वार का प्राइस कैसे मूव कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट द वेटेड एवरेज ऑफ 50 ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज। यहाँ पर 50 कंपनी को लिया गया है, ठीक है, 50 कंपनी को लिया गया है जो इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी है और अलग अलग सेक्टर में है। ऐसा नहीं कि सेम सेक्टर के सारे कंपनी को ले लिया गया है, नहीं नहीं, अलग अलग सेक्टर के सारे कंपनीज को लेके उनका मूवमेंट चेक किया गया और उनका मूवमेंट जो इंडेक्स हमें बताता है दैट इज कॉल्ड निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर 50 कंपनियों को लिया गया है, ठीक है, लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 मेन कंपनी को लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे कि कौन कौन सा कंपनी है तो वो भी तुम लोग को मिल जाएगा, निफ्टी 50 लिस्टेड कंपनी, ठीक है। ये देखो लिस्टेड कंपनी में कौन कौन सा कंपनी है, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो कौन कौन सा कंपनी है, यहाँ पर ये देखो अलग अलग टाइप का कंपनी है। ये देखो जैसे यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे पढ़ के, ठीक है, SBI, टाटा मोटर्स, ठीक है, अलग अलग कंपनी जो है ये लिस्टेड है, ठीक है, 50 मेन कंपनियां लिस्टेड है और इसको लेके निफ्टी 50 बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर निफ्टी 50 का इंडेक्स कितना माना गया है, निफ्टी 50 का बेस इंडेक्स को जैसे मैंने पहले ही बोला ये 1000 माना गया है, देख सकते हो तुम लोग, मैंने पहले बोला है निफ्टी का जो है उसे 1000 माना गया है। मतलब यहां से हम लोग अगर 5 साल का देखें, जैसे हम इसको 5 ईयर बनाते, ठीक है, अभी निफ्टी कितना चल रहा है आज 17,770, ठीक है, ये करेंट ईयर हो गया। तो जब ये बना था बेस ईयर में इसका डेटा कितना रहा होगा 1000, ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, इसका बेस इंडेक्स कितना रहा होगा 1000, ठीक है। तो हम लोग इससे इजीली बता सकते हैं कि ऑन दैट मोमेंट किसी ने भी 1000 रुपीज अगर इन्वेस्ट किया था कोई कंपनी में, अभी उसका वैल्यू हो गया 17,770, अप एंड डाउन होते रहता है, करेंटली दिख रहा है इसी वजह से। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 7700 का इंक्रीमेंट है, ठीक है, 7 ये हो गया ना अभी 17,769, ठीक है। तो ये 1000 अगर था बेस के हिसाब से, तो अगर हम लोग 1000 के हिसाब से बेस ले रहे हैं तो 770 का इंक्रीमेंट होगा। ये देखो मैंने 5 ईयर का दिखा दिया, ये स्टार्टिंग में 10,000 था और अभी इतना जा रहा है, ठीक है, 5 साल में 10,000 जो है 5 ईयर में इंक्रीज हो गया 17,768.70, अभी करेंटली दिख रहा है, चेंज होते जाएगा क्योंकि ये अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, इसीलिए देखो चेंज हो रहा है, दिख रहा है तुम लोग को चेंज हो रहा है। तो ये हमें इंडेक्स बता रहा है, ठीक है, इंडेक्स नंबर के हेल्प से ही हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब एक एक काम करते हैं, तुम लोग को ये थोड़ा सा लिखवा देते हैं, जो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे नहीं दिखा, ये हम बता देते हैं। जैसे कि WPI क्या होता है ये एक बार लिखवा देते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स एंड ट्रैक tracks the changes in
the changes in the price of goods before they reach कंज्यूमर्स के पास पहुंचने के पहले, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी एक कॉमोडिटी लेते हैं कॉमोडिटी बास्केट से, लाइक जैसे मैंने ज्वार का देखा, तुम लोग कुछ और देख लो, व्हीट देख लो, बाजरा देख लो, ठीक है, तो ये WPI मेजर्स एंड ट्रैक्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स बिफोर दे रीच्ड कंज्यूमर्स, गुड्स दैट आर सोल्ड इन bulk and traded between entities and entities or business rather than consumers, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखवाया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है और क्या ट्रैक करता है, चेंजेस इन द प्राइस, जैसे कि मैंने जो बाजरा या ज्वार जो भी दिखाया, ठीक है, उसका प्राइस का चेंजेस को ट्रैक कर रहा है। और किस तरह के गुड्स मतलब जैसे बहुत सारा कॉमोडिटी हो सकता है ना, गुड्स बोलो या कॉमोडिटी, जैसे मैंने बाजरा वाला दिखाया, व्हीट था, वहां पैडी था, पल्सेस था, फ्रूट्स था, वेजिटेबल्स था, अलग अलग कैटेगरी में, बिफोर दे रीच कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स के पास पहुंचने के पहले जो चेंजेस दिखता है। और यहाँ पर गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल में कर दो, गुड्स का मतलब यहाँ पर हो गया दैट आर सोल्ड इन द बल्क, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेचा जाता है, एक दो नहीं बेचा जाता है। जैसे अगर कभी होलसेल दुकान में चले जाओगे गलती से और जाके बोलोगे मुझे एक चीज चाहिए, मान लो वो सब बल्क में बेचते हैं, मान लो बोल रहे एक कॉपी चाहिए, बोलेगा नहीं हम लोग एक कॉपी नहीं बेचते, हम लोग तो बेचते हैं तो 12 मतलब दर्जन में बेचते हैं, ऐसा तो नहीं, आप अगर एक दर्जन लोगे तो कम से कम आपको इतना लेना पड़ेगा तभी देंगे। तो वही बोल रहा है सोल्ड इन बल्क एंड ट्रेडेड बिटवीन एंटिटीज और बिजनेस। अब मैक्सिमम चीज कौन खरीदेगा, जिनको बिजनेस खरीद करना है, ठीक है, तो एंटिटीज या बिजनेसमैन के बीच में जो मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ, मतलब B2B ट्रांजैक्शन, रेदर देन कंज्यूमर्स के साथ इस तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में कॉमोडिटीज या गुड्स जो भी बोलो उसके चेंजेस देखने के लिए जो इंडेक्स नंबर का यूज होता है दैट इज कॉल्ड WPI इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर लिख देते पूरा नाम, होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो देख लो ये भी क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स, ये क्या मेजर करते हैं, ये भी एवरेज चेंजेस मतलब ही रिलेटिव चेंजेस, क्यों बताओ, क्योंकि हम लोग एवरेज चेंजेस मतलब तो परसेंटेज चेंज हुआ ना, एवरेज चेंजेस भी देख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि CPI मेजर्स एवरेज चेंजेस इन प्राइस ओवर टाइम। तो हम लोग तो यहाँ पर हमेशा टाइम टू टाइम वाला ही पढ़ने वाले, क्योंकि इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन में ही मैंने दिखाया कि ये टाइम टू टाइम चेंजेस और प्लेस टू प्लेस चेंजेस बताता है, बट प्लेस टू प्लेस हमें नहीं पढ़ना है, मतलब जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से जो भी प्राइस चेंजेस हो रहा है वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम चले जा रहा है उसके हिसाब से प्राइजेस क्या बढ़ रहे घट रहे वही देखना है। तो ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम दैट कंज्यूमर्स पे फॉर basket of goods and services, it is the most widely used measure of inflation and by proxy of the effectiveness of the
गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है देखो, जो सीपीआई है मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कंज्यूमर को चीजें कितने दाम में मिल रहे हैं उसमें जो चेंजेस, ठीक है, आज 1 किलो गेहूं खरीदा कितना, फिर उसके बाद कितना बढ़ा कितना बढ़ा, ठीक है। द सीपीआई मेजर्स एवरेज चेंजेस इन प्राइस ओवर टाइम, टाइम के चेंजेस को तो दिखाता ही है। दैट कंज्यूमर्स पे फॉर द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई कंज्यूमर जब कोई गुड्स या सर्विसेज, क्योंकि देखो दो ही चीज बिकता है, या तो गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, तो कंज्यूमर भी क्या लेगा, गुड्स या सर्विसेज, और कंज्यूमर तो सबको ही है, बिजनेसमैन सबको ही नहीं हो सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो सभी को इंपैक्ट करे या ना करे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि कंज्यूमर लार्ज नंबर पे है, बिजनेसमैन लार्ज नंबर पे नहीं है, ठीक है। बिजनेसमैन कितने होंगे और कंज्यूमर कितने होंगे, बिजनेसमैन खुद भी तो कंज्यूमर होंगे कि किसी ना किसी तरीके से। तो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कंज्यूम पे फॉर बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कंज्यूमर जो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है उनका जो प्राइस इंडेक्स का चेंजेस है उसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इससे हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को क्या पे करना पड़ता है वही हमें इन्फ्लेशन को बताता है, ठीक है। और बाकी ये नीचे का लाइन अगर इग्नोर करो तो भी चलेगा, बस हमें अभी समझने से मतलब है इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो निफ्टी का जो मैंने बात किया था, ठीक है, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए, जस्ट याद रखने के लिए, ताकि तुम लोग थियोरिटिकल क्वेश्चन को समझ के कर सको, ठीक है। तो निफ्टी का क्या है देखो, निफ्टी में ये हो जाएगा S&P CNX निफ्टी, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज, ये पूरा नाम है, ठीक है, इसे पॉपुलरली क्या बोला जाता है, पॉपुलरली नोन एज निफ्टी as well diversified 50 stocks index of company from 14 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर जो 50 कंपनियां लिस्टेड है ना, वो एक ही सेक्टर से नहीं है, अलग अलग सेक्टर से है, और सब बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियां जिसका बिजनेस स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे दीज स्टॉक्स, ये सब नॉलेज के लिए, ठीक है, दिस स्टॉक्स आर कंसिडर्ड, ताकि जो एग्जाम्पल दिया मैंने जब भी तुम लोग कभी ये पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कंसिडर्ड टू बी द बैरोमीटर ऑफ कंपनी। जैसे बैरोमीटर क्या मेजर करता है, बैरोमीटर जो है वो नॉर्मली मुझे जितना पता है कि जो है विंड का ये मेजर करता है, तो वैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने बोला ना कि इंडेक्स नंबर एक डिवाइस है, तो कंपनी का बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, सॉरी बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का हवा किधर से किधर जा रहा है, बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी एंड आर मार्केट लीडर्स इन देयर ओन सेक्टर, मतलब कौन सा कंपनी अपने सेक्टर में सबसे अच्छा काम कर रहा है वो मेजर करेगा। दिस स्टॉक आर कंसिडर्ड टू बी द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी एंड आर मार्केट लीडर्स इन देयर ओन सेक्टर, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स है उसे कैसे कंसीडर किया जाता है, ये जो 50 स्टॉक्स है, मतलब 50 कंपनियां मिलके जो निफ्टी 50 बना रही है, निफ्टी 50 का मूवमेंट 50 कंपनी को डिफाइन कर रहा है। ये देखो, ये जो मूवमेंट है ये मेन 50 कंपनी, ये देखो कंस्टिट्यूट, इसके बारे में अगर तुम लोग और भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, वो शेयर मार्केट का पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं है कि हम उतना सारा चीज बताएं, ठीक है। तो ये जो 50 कंपनियां यहाँ लिस्टेड है, 50 कंपनी का जो कंबाइनली मूवमेंट है वो हमें निफ्टी बताता है, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है यहाँ पर देखो, 50 stocks index of company from 14 sector of the economy, the stocks are considered to be the barometer of economy and are market leaders in their own sector, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं इसका इंडेक्स का नाम क्या होता है, वो देख लो जो हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं, नेम ऑफ द इंडेक्स। तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है इसका नाम ही है ऐसे निफ्टी 50, जैसे कंज्यूमर का इंडेक्स सीपीआई, होलसेल का इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, उसी तरह से
शेयर मार्केट में नाम होता है निफ्टी 50, ठीक है। अच्छा, और ये कब बनाया गया था, मतलब इसका बेस ईयर कब माना गया था, इसका बेस ईयर मतलब इसको इंडेक्स नंबर में ट्रांसफर किया गया बेस ईयर 1995 के हिसाब से, ठीक है। 1995 से इसे बेस ईयर लिया गया और इसका बेस वैल्यू क्या लिया गया, तो इसका बेस वैल्यू कंसीडर किया गया है 1000। जैसे तुम लोग पूछ रहे थे ना 100 कहाँ से आए, ये मतलब जिन्होंने कैलकुलेट किया है उन्होंने ये एक एस्टिमेट करके किया है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मान के किया है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह 100 होगा, निफ्टी का स्टैंडर्ड बेस वैल्यू 1000 माना गया है, ठीक है। और यहाँ पर कितने सारे स्टॉक्स हैं, मतलब कितने सारे कंपनियां लिस्टेड है, 50 कंपनियां लिस्टेड है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज भी बोला जाता है, शेयर और सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये सब तुम लोग को कुछ रटने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट क्योंकि मैंने एग्जांपल्स दिया था तुम लोग को याद रहे, ठीक है। जब भी कभी देखोगे कि हाँ इंडेक्स नंबर था क्या, क्या होता है इंडेक्स नंबर पे, तो इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट जो है दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स नंबर को, ये देखो इंडेक्स नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स टाइम सीरीज भी बोल सकते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, an index time series is a list of index number for 2 or more periods of time where each index number employ the same base year, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक इंडेक्स नंबर जो है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखो इसका मतलब क्या है हम दिखाते हैं, इसका मतलब समझाते हैं, देखो इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूरी है, समझ जाओगे। ये देखो जैसे हम यहाँ पर अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स दिखाते हैं WPI, ठीक है, जो मैंने दिखाया था यहाँ पर, ये मुझे मिल रहा था डायरेक्टली, तो ये मैंने दिखाया। ये देखो यहाँ पर ईयरली ले लिया, ठीक है, क्लिक टू सर्च कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर अभी वीट ले लेते, ठीक है। ये क्या आ गया, ये देखो अब यहाँ पर लिखा क्या है, डेफिनेशन लिखा है एन इंडेक्स टाइम सीरीज। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडेक्स टाइम सीरीज। इंडेक्स टाइम सीरीज क्या है, लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। ये क्या है, क्या ये लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर नहीं है, देखो ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखो, क्या ये लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर नहीं है, ये बिल्कुल ये लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर। ये है लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर, किस प्रोडक्ट का है या किस कॉमोडिटी का है, वीट का है, ठीक है। ये है लिस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, list of index an index time series is a list of index number for 2 or more period of time, 2 और more period of time। यहाँ पर तो हमारा more period में 12 से लेके 21 तक डिफाइन है, ठीक है। तो 2 और more period of time where each index number employs the same base year, जहां पर हर एक इंडेक्स नंबर को सेम बेस ईयर से कैलकुलेट किया गया है, बिल्कुल 2011-12 को बेस मान के ये सारे इंडेक्स ईयर को, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। और जब ऐसे पैटर्न में दिया हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स टाइम सीरीज, ठीक है, इंडेक्स टाइम सीरीज बोला जाता है। तो इंडेक्स टाइम सीरीज का डेफिनेशन से ये समझ में आया कि व्हाट इज इंडेक्स टाइम सीरीज। इंडेक्स टाइम सीरीज का मतलब है जब मोर देन वन इंडेक्स नंबर किसी एक पर्टिकुलर बेस को, जैसे ये सारे बेसिस 11-12 के हिसाब से हैं, अलग अलग बेसिस के हिसाब से नहीं है, सेम बेसिस के हिसाब से। कभी अगर हम लोग 2 और मोर देन 2 इंडेक्स नंबर, ये सब इंडेक्स नंबर है, 2 और मोर देन 2 इंडेक्स नंबर को हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं तो इसे बोला जाता है टाइम सीरीज। तो टाइम मतलब क्या, ये सब तो टाइम ही है, ठीक है, सीरीज में है मतलब एक के बाद एक सीरीज में, ठीक है। किसी पर्टिकुलर बेस को बेस मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर को बेस मान के जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स टाइम सीरीज। तो ये सब क्या होता है ना, थियोरेटिकली कभी कभी जब एमसीक्यू में पूछेगा तो एमसीक्यू में तो लिखना नहीं है तुम, लेकिन तुम लोग को चीज समझ में आएगा तभी ना तुम लोग सही चीज पे टिक करोगे कि इंडेक्स टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है। तो ये हो गया हम लोग का इंडेक्स टाइम सीरीज, ठीक है, इस चीज को बोला जाता है इंडेक्स टाइम सीरीज। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, वेयर इच इंडेक्स नंबर इंप्लॉइज द सेम बेस ईयर, हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव। रिलेटिव आर डिराइव्ड बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर मेजर्ड इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट आर ओपन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस एंड मीनिंगलेस इन देमसेल्व्स। बोल रहा है कि रिलेटिव मेजर क्यों किया जाता है, यहाँ पर बोल रहा है रिलेटिव आर डिराइव्ड, रिलेटिव चीजों को डिराइव क्यों किया गया है, मतलब जब ये चीज और ये चीज अलग नहीं है, इन द सेंस कि ये जो है 140, ये जब हमें बता रहा है कि वैल्यू इतना है तो हमें फिर रिलेटिव मेजर करने का जरूरत क्या है, तो वही बता रहा है रिलेटिव्स आर डिराइव्ड बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर मेजर्स इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट, ये किसी यूनिट में ही हमें मेजर करके देता है। मतलब यूनिट का मतलब ये देखो, ये क्या था, ये
शेयर का प्राइस था जिसका यूनिट क्या है रुपीज, तो ये आंसर रुपीज में आया। लेकिन मैंने यहाँ 70% में कुछ रुपीज नहीं लिखा है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके आगे क्या था भाई, रुपीज था, इसके आगे क्या था, रुपीज था। और जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये एक यूनिट फ्री मेजरमेंट बन रहा है। यूनिट का मतलब जैसे किलो, ठीक है, सेकेंड, आवर, लीटर, ठीक है, किलोवाट, ये सब क्या होता है, यूनिट होता है। तो हमें यूनिट फ्री मेजरमेंट मिलेगा अगर हम लोग रिलेटिव मेजर करेंगे। वही चीज बता रहा है देखो, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर हमें एक एप्रोप्रिएट यूनिट पे मेजर करके मिलता है, जैसे इस केस में हमें एप्रोप्रिएट यूनिट रुपीज में मिला, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, आर ऑफन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस एंड मीनिंगलेस इन देमसेल्फ। तो ये क्या होता है, कभी कभी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही कम होता है और ये कभी कभी मीनिंगलेस भी हो जाता है किसी किसी सिचुएशन में। इफ द मीनिंग ऑफ ए रिलेटिव फिगर रिमेन्स एम्बिगुअस, इट इज नेसेसरी टू नो द एब्सोल्यूट एज वेल एज द रिलेटिव नंबर। अगर हमें रिलेटिव फिगर जो है वो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा है, तब हमें एब्सोल्यूट फिगर का जरूरत जरूर होता है, ठीक है। अभी हमें इतना चीज का जरूरत नहीं है समझने का, अभी बस हम लोग इतना समझेंगे कि रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर में मेन चेंजेस क्या है। एब्सोल्यूट मेजर जो है वो हमें क्या बताता है, वो हमें पर्टिकुलर एक यूनिट पे बताता है, जबकि रिलेटिव मेजर जो है वो हमें यूनिट फ्री मेजरमेंट देता है। अब इसका बेनिफिट देखो, इसका भी एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो कि प्राइस ऑफ पोटैटो, ठीक है, प्राइस ऑफ पोटैटो ₹40 पर केजी, ठीक है। अच्छा, फिर लिखते हैं प्राइस ऑफ ऑयल, ठीक है, 120 पर लीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, ये देखो, इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये हम लोग का क्या है, ये पर केजी जो है ये हम लोग का यूनिट है, ठीक है। इसमें और एक यूनिट भी है, ये रुपीज, रुपीज भी हम लोग का एक यूनिट है। यहाँ पर यूनिट दो है, एक है लीटर और एक हो गया रुपीज, ठीक है। और ये क्या है, ये 40 और 120 क्या है, ये है हम लोग के वैल्यूज, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट है तो ये कंपेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हमें कंपेयर करना है इन दोनों को तो इसे हमें रिलेटिव में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब यूनिट फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि पोटैटो तो केजी में आता है, अब ऑयल जो है लीटर में आता है। तो अगर हमें इसका प्राइस को कंपेयर करना है तब तो हम लोग फेलियर हो जाएंगे। हम लोग एब्सोल्यूट फिगर में कंपेयर नहीं कर सकते हैं चेंजेस देख के, हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिवली चेंजेस को चेक करना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट लेस करके रिलेटिव मेजर हमें करने का जरूरत होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बता रहा है कि रिलेटिव मेजर क्यों किया गया, ठीक है, रिलेटिव मेजर क्यों किया गया, यही चीज यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, ये हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, ठीक है, और क्यों एब्सोल्यूट से हम लोग जो है रिलेटिव फिगर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इंडेक्स नंबर जो है ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेक्स नंबर को हमें पढ़ने का जरूरत क्या है, तो यहाँ पर देखो इंडेक्स नंबर का हमें पढ़ने का जरूरत क्या है। यहाँ पर index number are studied here because some technique for making forecast or inferences about the figures are applied in terms of index number, ठीक है। इंडेक्स नंबर इसीलिए हमें पढ़ने का जरूरत है क्योंकि सम टेक्निक्स फॉर मेकिंग फोरकास्ट, जब हम लोग फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं उसके लिए जब कोई टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, या फिर इन्फेरेंस का मतलब है जब हम लोग कुछ कंक्लूजन देते हैं अबाउट द फिगर आर अप्लाइड इन द टर्म ऑफ इंडेक्स नंबर, तब हम लोग जो है उसे इंडेक्स नंबर के टर्म में बताते हैं, ठीक है। तो हमें इंडेक्स नंबर इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि इंडेक्स नंबर पढ़ के हम लोग क्या कर सके, कोई चीज का फोरकास्ट करना चाहते हैं या फिर किसी चीजों का कंक्लूजन करना चाहते हैं, किसी डेटा पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें इंडेक्स नंबर ही नहीं पता होगा तो हम लोग उसको रीड करके समझेंगे कैसे। वही बोला, इंडेक्स नंबर आर स्टडीड हियर बिकॉज सम टेक्निक्स फॉर मेकिंग फोरकास्ट और इन्फरेंसेस, मतलब कंक्लूजन और कुछ फोरकास्ट करने के लिए कुछ फिगर्स का अबाउट द फिगर्स आर अप्लाइड इन द टर्म्स ऑफ
ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का एप्लीकेशन का जरूरत होता है। तो अगर हमें इंडेक्स नंबर ही नहीं पता होगा देन हम लोग कैसे उसे कंक्लूजन या फिर उससे फोरकास्ट कर पाएंगे। और इन रिग्रेशन एनालिसिस ये क्या है, ये एक स्टैटिस्टिक्स का जो है मतलब कैलकुलेटिव पार्ट है। रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है, रिग्रेशन एनालिसिस आइदर द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल और बोथ में बी इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब एक्चुअली ये रिग्रेशन एनालिसिस जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आएगा, अगर कभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो भी समझ सकते हो। रिग्रेशन एनालिसिस हम थोड़ा सा बता सकते हैं होता क्या है। रिग्रेशन एनालिसिस ये होता है, जैसे मान लो एक इक्वेशन है, ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर अगर x और y, ठीक है, x का वैल्यू अगर 0 दोगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 दोगे, यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, तो ये इधर माइनस हो जाएगा। ये देखो y इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, x का वैल्यू खुद से एज्यूम किया और उसके बेसिस पे y का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो x क्या हो गया, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया, डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है, x पे। x का 0 हुआ तब y कितना होगा, x का 1 हुआ तो y कितना होगा। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। जब पढ़ोगे या फिर पढ़ लियो तो बात अलग है, ठीक है। इन रिग्रेशन एनालिसिस आइदर द इंडिपेंडेंट, मतलब ये वाला, और डिपेंडेंट वेरिएबल और बोथ मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। तो कभी कभी इसमें इंडेक्स नंबर के फॉर्म में ये दिया जा सकता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बात हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बस इतना समझेंगे कि इंडेक्स नंबर हमें स्टडी करना क्या क्यों जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सिंपल और कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर बोल रहा है। देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एक सिंपल और एक कॉम्पोजिट। Simple index is computed for one variable, whereas the composite calculated for two or more variable. Most index number are composite in nature. मतलब हम लोग एक वेरिएबल के, जैसे मान लो पोटैटो का ही चेंजेस देख रहे हैं, दैट इज सिंपल इंडेक्स नंबर। लेकिन पोटैटो, मिल्क, ठीक है, ऑयल, टोमेटो, ये सारी चीजों का हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स का चेंजेस देख रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या कॉम्पोजिट। तो नॉर्मली जो है हमें मैक्सिमम केसेस में कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में हमें कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर मिलेगा। अच्छा, फिर देखो इंडेक्स नंबर जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तब हमारा क्या क्या चीज, हमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा सिलेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब हम लोग इंडेक्स नंबर का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तुम लोगों ने होलसेल प्राइस का इंडेक्स नंबर देखा, तो जब ये बनाया गया होगा तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ये देखो, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और प्रॉब्लम्स व्हिच हैव टू बी फेस्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हुए हमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं या फिर क्या क्या क्राइटेरिया हमें मान के चलना चाहिए। पहला क्या बोला है, सिलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा सिलेक्शन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोल रहे हैं, देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज यूज्ड। पहले ये सोचो कि इंडेक्स नंबर किस पर्पस के लिए बना रहे हो। If it is used for purpose of knowing the cost of living, there is no need of including the prices of capital goods which do not directly influence the living. अगर हम लोग cost of living कैलकुलेट करें, cost of living का मतलब होता है नॉर्मल कॉमोडिटी। नॉर्मली अगर तुम लोग इकोनॉमिक्स में देखोगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में आता है रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो हमें कौन किस तरह के गुड्स का इंक्लूडिंग नहीं करना चाहिए, कैपिटल गुड्स का इंक्लूडिंग नहीं करना चाहिए। मतलब जो महंगा चीज है, ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। अब कोई ये तो नहीं बोल सकता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए महंगा महंगा खाना खाना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर मुझे एसी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। वो तो लग्जरियस चीज हो गए ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंडेक्स जब निकाल रहे हो तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग वहां पर कैपिटल गुड्स को कभी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। कैपिटल गुड्स तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये लग्जरियस गुड्स हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये डायरेक्टली जो है लिविंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, इसीलिए ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया का यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैंपल। अच्छा, अब ये जब हम लोग बनाते हैं तो सैंपलिंग से बनाते हैं। अब ये सैंपल क्या होता है, सैंपल का मतलब होता है कि जब हम लोग कैसे करके, एक्चुअली सैंपल क्या होता है, जैसे देखो हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कुछ भी नया चीज आता है, जैसे कोई नया मेडिसिन आ रहा है मार्केट में, या फिर जैसे कोविड का वैक्सीन आया था, ठीक है,
तब एक सैंपल पे ये ट्राई किया गया होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि पकड़ पकड़ के लोगों को वैक्सीन दे दिया, पहले वैक्सीन आया मार्केट में, फिर लोगों के ऊपर उसे ट्राई किया गया, फिर उसके बाद जनरल पब्लिक में लाया गया, हाँ भाई सभी को लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं सब कोई ले सकता है। लेकिन जब ये चेक किया गया कि मतलब ये जो है मतलब जो सैंपल चेकिंग हुआ उस पे कैसे लोगों को लिया गया, क्या सभी हेल्दी लोगों पे वो ट्राई किया गया? अगर ऐसा है तो नॉर्मली जब लोग लेने गए, जनरल पब्लिक लेने गए, उसमें ऐसा जरूरी है सभी हेल्दी है? आजकल तो सभी को कुछ ना कुछ इशू है, बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को कुछ है, क्या उन पे ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा? तो इसका मतलब जब सैंपल लिया गया, मतलब कौन से लोगों पे हम लोग इस जो वैक्सीन का जो है चेकिंग करें, तो हर तरह के लोगों को सैंपल में इंक्लूडेड करना जरूरी था, और हर तरह के एज का। ठीक है, जैसे पहले बच्चों का वैक्सीन नहीं आया था, ठीक है, इसका मतलब बच्चों पे पहले ट्राई नहीं हुआ होगा, तो किस तरह से इन्होंने चेक किया होगा? एज के हिसाब से इन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया होगा कि एज जो है सीनियर सिटीजन के लिए, मिडिल एज के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, इस तरह से उन्होंने एज का बाइफर्केशन कर दिया होगा, लेस देन 16, ठीक है, फिर 16 से लेके 50, फिर मान लो 50 प्लस के लोगों को, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद इनमें इनमें भी बाइफर्केशन कर लिया होगा, हेल्दी और जो है थोड़ा वीक, ठीक है, हेल्दी और थोड़ा वीक लोगों पे, हेल्दी और थोड़ा वीक लोगों पे, इस तरह से इन्होंने एक सैम्पलिंग पूरा बनाया होगा। और जब सैंपल जो है ट्राई किया होगा तब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हेल्दी लोगों पे, इनसे कुछ हेल्दी लोग, इनसे कुछ हेल्दी लोग, इनसे कुछ हेल्दी लोग को लिया होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग बन गए, ठीक है, 3 तरह का लोग बन गया, ये हेल्दी 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 है लेकिन 3 अलग अलग कैटेगरी से, ठीक है। और जैसे मान लो वीक लोगों को ले लिया होगा, तो 3 नहीं बहुत सारे लोगों पे हुआ होगा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वीक वीक वीक, ठीक है, तो इस तरह के लोगों पे ये ट्राई किया गया होगा, फिर चेक किया गया होगा, उसके बाद जो है जनरल पब्लिक के ऊपर वो अप्लाई करवाया गया होगा। तो ये क्या सीखा? ये सीखा हम लोगों ने सैम्पलिंग, ठीक है, ये क्या होता है? सैंपल। सैंपल इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंपल, तो सैंपल से बनाया जाता है। सैंपल का मतलब ये होता है, इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी एक तरह के लोगों पे नहीं होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग एंड इफ नीड बी ए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैन एंश्योर दिस। बोल रहे हैं हमें सैम्पलिंग कैसा करना चाहिए? सैम्पलिंग हमें हमेशा रैंडम सैम्पलिंग करना चाहिए, जैसे मैंने अभी दिखाया, ठीक है, एक तरह के लोगों पे नहीं करना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए। स्ट्रैटिफाइड का मतलब जैसे मैंने दिखाया ना, मिक्स्ड अप, ठीक है, जैसे कैटेगरी बना लिया, अब किस चीजों पे हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने वैक्सीन का एग्जांपल लिया, तो पर्पस पता होना चाहिए ना, तो अगर वैक्सीन का बात है तो फिर हम लोग एज देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, ये सब देखेंगे, किस चीज का इंडेक्स निकाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें अपना सैम्पलिंग कैसे करके करना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटिफाइड का मतलब हो गया, हर जगह से थोड़े थोड़े जो है अलग अलग क्राइटेरिया की चीजों को लेके फिर उस पे जो है एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, ये होता है सिलेक्शन। अच्छा, ये हो गया सिलेक्शन का पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस पीरियड, ठीक है। बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड का मतलब होता है, यहाँ पर देखो, इट इज सॉरी इट शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड। बेस पीरियड हमें केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए और बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए कि हमारा बेस पीरियड कौन सा होगा, ठीक है। कंपेयरिंग वेरियस डेटा, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बाकी डेटा को कंपेयर करेंगे। जैसे अभी अभी हम लोगों ने होलसेल प्राइस इंडेक्स जब देखा तो यहाँ पर देख सकते हो ये 11-12 के बेसिस पे ही बाकी सब कंपेयर हुआ, तो 11-12 को बहुत सोच समझ के लिया गया होगा। द पीरियड शुड बी नॉर्मल, ये नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कोविड वाला पीरियड, ये नॉर्मल पीरियड नहीं है, क्योंकि कोविड में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे ना, तो ये तो नॉर्मल पीरियड नहीं है। अगर हम लोग कोविड वाला पीरियड को कभी बेस पीरियड लेंगे और उसके हिसाब से कुछ भी बनाएंगे तो वो सारा गलत ही आना है, क्योंकि वो एक अलग ही पीरियड था, उस पर कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा था, तो हमेशा नॉर्मल पीरियड लेना चाहिए। वन ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी नॉट अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट से इफेक्टेड हुआ, जैसे मान लो वार चल रहा है, ठीक है, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे मान लो देश, एक देश के साथ दूसरे देश का जो है लड़ाई चल रहा है, ऑन दैट मोमेंट देश का सिचुएशन खराब हो जाता है, तो ये नॉर्मल पीरियड नहीं। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल लिया, वो भी नॉर्मल पीरियड नहीं था, तो मैं नॉर्मल पीरियड नहीं लेना है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल बात नहीं है, कोविड थोड़ी ना कोई रोज रोज आता है, वार थोड़ी ना कोई रोज रोज लगता है, लगा है बंद होगा, ठीक है। It should be relatively recent because we are more concerned with the changes with reference to the present and not
विद द डिस्टेंट पास्ट, ठीक है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो है रिसेंट हो, ठीक है। बेस पीरियड एक तो हमें ये देखना है कि नॉर्मल पीरियड हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट की वजह से इफेक्टेड पीरियड को बेस पीरियड नहीं लेना चाहिए। दूसरा हमें ये भी देखना चाहिए कि बेस पीरियड जो है वो हमारा रिसेंट का, बहुत पुराना नहीं हो। अगर हम लोग 1960, 61 या 1947 का बेस पीरियड ले रहे हैं, रेलिवेंसी नहीं आएगा, हमें रिसेंट का बेस पीरियड लेना चाहिए, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट को हमें मतलब प्रेजेंट के हिसाब से देख लेना चाहिए कि आज के हिसाब से हमें कितने पास्ट में जाना चाहिए, एंड नॉट विद द डिस्टेंट पास्ट, बहुत ज्यादा पास्ट में जाना नहीं। जैसे मैंने बोला कि अभी 1947 का देखे, ये तो बेकार हो जाएगा, वही चीज बोल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देयर आर 3 वेरिएंट्स ऑफ बेस, फिक्स, चेन एंड द एवरेज, ठीक है। तो बेस पीरियड जो है वो 3 तरह से डिफाइन किया गया है, फिक्स्ड बेस पीरियड, चेन बेस पीरियड और एवरेज बेस पीरियड। ये हम लोग पढ़ेंगे कैसा होता है, ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटिव पार्ट में आएगा। अच्छा, फिर देखो वेट सिलेक्शन क्या बोल रहा है, वेट का सिलेक्शन, इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट ईच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन कॉम्पोजिट इंडेक्स शुड हैव ए रीजनेबल इन्फ्लुएंस ऑन इंडेक्स, दैट इज due consideration should be given to the relative importance of each variable which relates to the purpose for which the index is to be used. For example, in the computation of cost of living index, sugar cannot be given the same importance as the cereals. देखो सिलेक्शन ऑफ वेटेज का मतलब ये बता रहा है वेटेज किसको कितना देना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं तो जो चीनी है, ठीक है, चीनी का इंपॉर्टेंस उतना नहीं होगा जितना सीरियल्स का इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि खाने का जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स है वहां पर दाल, चावल, ठीक है, आटा, ये सब का जो इंपॉर्टेंस होगा, ऑब्वियसली पनीर का इंपॉर्टेंस वो नहीं होगा, वो तो लग्जरी हो गया ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि हमें वेटेज समझना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए पनीर नेसेसरी नहीं है, लेकिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, नॉर्मल जो फूड होता है वो तो जरूरी है। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसमें, या फिर चीनी का भी देख लो, सीरियल्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कैसे चलेगा, लेकिन चीनी कम बेसी भी चलेगा, ठीक है। चीनी का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, ठीक है। जो मतलब बहुत ही लोअर मिडिल क्लास होते हैं या फिर मतलब बीपीएल कैटेगरी में होते हैं, क्या उनके लिए पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा शुगर कंजम्पशन कर ले? कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो शुगर जो है वो कोई नेसेसिटी आइटम है नहीं। तो नेसेसिटी आइटम और लग्जरीज आइटम में हमें सिलेक्शन का वेटेज जो है ध्यान से देख के उस हिसाब से पुट करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यूजेस ऑफ एवरेज, ठीक है। यूजेस ऑफ एवरेज का मतलब हो गया, एवरेज बहुत तरह का होता है। जैसे मैंने अभी बोला एरिथमेटिक मीन, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल में लिखा होगा, एरिथमेटिक मीन तुम लोग देख सकते हो। एरिथमेटिक मीन का मतलब जो नॉर्मल तुम लोग एवरेज बोलते हो ना, उसे बोला जाता है एरिथमेटिक मीन। इसके अलावा भी स्टैटिस्टिक्स में होता है हार्मोनिक मीन और होता है हम लोग का जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। ये जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। जैसे ये कैलकुलेट करने का तरीका है, वो सारे चीजों को भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब हमें कौन सा एवरेज लेना चाहिए, ठीक है, तो हम बता देते हैं। जियोमेट्रिक मीन जो है वो परसेंटेज के लिए यूज होता है, ठीक है। एवरेज में जैसे एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक का मतलब ही होता है प्लस माइनस, ठीक है। एरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है प्लस माइनस, जबकि जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन नॉर्मली परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है। तो यूजेस ऑफ एवरेज में से हमें कौन सा करना चाहिए, एरिथमेटिक, हार्मोनिक या फिर जो है जियोमेट्रिक मीन। तो क्या बोल रहे हैं, सिंस वी हैव टू अराइव एट अ सिंगल इंडेक्स नंबर समराइजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करते हुए हम लोग एक सिंगल इंडेक्स नंबर पे पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे डेटा को समराइज करते हुए हम लोग 74% में पहुंच गए। जस्ट लाइक दैट इट इज इजी टू रियलाइज दैट एवरेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर। तो इससे तो पता चल रहा है भाई एवरेज कितना जरूरी चीज है अगर हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरेज एक ऐसा टेक्निक है जो इतने सारे सीरीज का एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन देता है, इतने सारे रिजल्ट को, हर इंडिविजुअल डेटा को एक 74 से डिफाइन करके बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है the geometric mean is better in averaging relatives but for most of the indices arithmetic mean is used because of the simplicity। बोल रहा है कि बेटर तो ये होता है कि जीएम यूज करो। जीएम क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में बताता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर जो है एरिथमेटिक मीन को यूज करके किया जाता है बिकॉज ऑफ द
सिंप्लिसिटी, क्योंकि एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है, जो कि तुम लोग बचपन से करते आए हो, ठीक है, जिसको बोलते हो एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब ही तुम लोग क्या करते हो, डेटा सारा ऐड कर देते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो वो हो जाता है हम लोग का एवरेज। तो नॉर्मली जीएम जो है वो बेस्ट तरीका होना चाहिए, लेकिन सिंप्लिसिटी के वजह से एएम यानी एरिथमेटिक मीन यानी मीन जो तुम लोग यूज करते हो नॉर्मल वे में, उसका यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है पूरा ही तुम लोग को बता दिया कि इंडेक्स नंबर क्या है, क्यों हमें इंडेक्स नंबर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज मैंने बता दी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बताते हैं, रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव्स कितने तरीके का होगा, जैसे वहां पर एक एग्जांपल में देखा ना तुम लोगों ने, रिलेटिव्स कितने तरीके का होगा। प्राइस रिलेटिव्स होता है, ठीक है, क्वांटिटी रिलेटिव्स होता है। तो ये बताते हैं, ये देखो रिलेटिव, यहाँ मिडिल में लिखते हैं रिलेटिव्स कितने तरीके का होगा, मतलब परसेंटेज में हम लोग कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है प्राइस रिलेटिव, ये नोट डाउन करो। ठीक है, एक होता है प्राइस रिलेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटी रिलेटिव, फिर तीसरा होता है वैल्यू रिलेटिव, फिर लिंक रिलेटिव। ये सब टर्म आएगा। ठीक है, ये टर्म जान लो, चैप्टर में ये सारे टर्म आएंगे। लिंक रिलेटिव, चेन रिलेटिव। अब ये कौन सा कैसा होता है बताते हैं, देखो प्राइस रिलेटिव मतलब, ये देखो प्राइस रिलेटिव का मतलब पी एन बाई पी जीरो। ठीक है, पी एन बाई पी जीरो, पी जीरो का मतलब ये हो गया बेस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। क्या ऐसा हम लोगों ने एक भी एग्जाम्पल किया ना, स्टार्टिंग में ही किया। शेयर का प्राइस देखो, शेयर का प्राइस ये हम लोग का बेस ईयर 200 और ये करंट ईयर 340। अगर इंडेक्स नंबर बेस से करते हैं तो 100 और 170। तो पी एन बाई पी जीरो मतलब करेंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस का डिवाइडेशन, ये होता है प्राइस रिलेटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वांटिटी रिलेटिव। तो क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी का चेंजेस देखो, तो क्यू एन बाई क्यू जीरो। ठीक है, अब एन ऊपर और नीचे जीरो क्यों आ रहा है, ये देखो एन ऊपर और नीचे जीरो इसीलिए आएगा। ये देखो ये हम लोग का क्या है, जीरो बेस ईयर। ठीक है, और ये चेंजेस दिया है। ठीक है, ये चेंजेस दिया है तो उसी हिसाब से होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्यू एन बाई क्यू जीरो। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ये रुपीज में डिफाइन है। क्वांटिटी कैसे डिफाइन होगा, केजी में होगा, लीटर में हो सकता है। लेकिन वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, वी एन बाई वी जीरो। ये तो मतलब यूज करने का तरीका है कि इसको क्यू से लिखो क्वांटिटी को, प्राइस को पी से लिखो, वैल्यू को भी से लिखो। वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये है 30 रुपए और ये हो गया ₹20। ठीक है, ये मान लो पोटैटो का प्राइस है। ठीक है, पोटैटो का प्राइस है। अब अगर क्वांटिटी में देखें तो ये 1 केजी का था। ठीक है, और ये भी मान लो ये हो गया, ये पहले 2 केजी का था और ये मान लो 1 केजी का भी ये प्राइस चल रहा है। अगर हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करके निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू का मतलब हो जाएगा रुपीज इंटू क्वांटिटी। ठीक है, रुपीज इंटू क्वांटिटी, तो वो हमें बताया जाता है वैल्यू। तो पी एन, ये वाला पी एन इंटू क्यू एन, और यहाँ पर हो जाएगा पी जीरो इंटू क्यू जीरो। ठीक है, जैसे मान लो 1 किलो आलू का दाम 20 रुपए था। ठीक है, पहले, अब 1 किलो आलू का दाम 50 रुपए हो गया। ठीक है, तो वही हो गया 1 किलो इंटू 50, 1 किलो इंटू 20। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। अच्छा, लिंक रिलेटिव कैसा होता है, लिंक रिलेटिव ऐसे देखने में होता है P1 बाई पी जीरो, फिर हो गया P2 बाई P1। ठीक है, P3 बाई P2। ठीक है, ये डॉट डॉट, ये होता है लिंक रिलेटिव। ये कैसे होता है वो भी हम बता देते हैं, लिंक रिलेटिव कैसे होता है एक एग्जांपल से बता देते हैं। देखो लिंक रिलेटिव का मतलब, ये देखो जैसे यहाँ लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर लेते हैं, देखो लिंक रिलेटिव का एग्जांपल। जैसे मान लो ईयर, ईयर है P0 P1, ईयर के हिसाब से प्राइस। ठीक है, फर्स्ट ईयर में P0, फिर P1, फिर P2, फिर P3, फिर P4। ठीक है, और प्राइस लिखते हैं, प्राइस कितना कितना है, प्राइस है सपोज
100, 120, 140, 160, 150, ठीक है। अगर हमें इसका लिंक्ड रिलेटिव निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? लिंक रिलेटिव मतलब P1 बाई P0 फिर P2 बाई P1 ऐसा करके हो रहा है। तो P1 बाई P0 तो P1 बाई P0 मतलब 120 बाई 100, ये तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि ये तो मेन फॉर्मूला है Pn बाई P0, एन का मतलब करंट ईयर, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले का 2 साल लेते हैं तो उसमें करंट ईयर दिस वन और बेस ईयर दिस वन हो गया, ठीक है। कंपेयर कर लिया तो हम लोग को कितना मिलेगा? यहाँ पर 1.2 मिलेगा। ये हो गया हम लोग का P0 बाई P1 बाई P0, ये निकल के आ गया। फिर P2 बाई P1 फिर हो जाएगा P2 बाई P1। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये दोनों में कंपेयर करोगे तो ये बेस ईयर निकलेगा, ये करंट ईयर निकलेगा। बात को समझो, जब ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज द बेस ईयर, दिस इज द करंट ईयर। जब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, दिस इज द बेस ईयर, दिस इज द करंट ईयर, बेस ईयर नीचे आएगा तो 140 बाई 120, ठीक है। इसमें 1.16 आ जाएगा इस तरह से। तो ये होता है लिंक रिलेटिव, ठीक है। हम जस्ट थोड़ा सा समझा रहे हैं कि कैसे होता है लिंक रिलेटिव। तो ये हो गया लिंक रिलेटिव, लिंक हो रहा है एक के साथ एक। और दूसरा क्या है? चेन रिलेटिव। चेन रिलेटिव कैसे होता है? P1 बाई P0 कॉमा P2 बाई P0 कॉमा P3 बाई P0 एंड डॉट डॉट करके Pn बाई P0। इसमें क्या होगा? चेन रिलेटिव में क्या होगा? P1 बाई P0, ठीक है। मतलब प्राइस 1 का कंपैरिजन प्राइस 0 के हिसाब से, फिर प्राइस 2 का भी प्राइस 0 के हिसाब से, फिर प्राइस 3 का भी प्राइस 0 के हिसाब से कंपैरिजन हो रहा है। इसका मतलब सारे कंपैरिजन कैसे हो रहे हैं? ये देखो, अगर हम लोग ऐसा कंपेयर करते हैं, इसका मतलब ये बन जाएगा, अगर हम लोग ऐसा कंपेयर करते हैं कि P1 बाई P0 तो ये P1 बाई P0, फिर P2 बाई P0, फिर P3 बाई P0, फिर P4 बाई P0। अगर ये चीज कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो बन जाता है चेन रिलेटिव। चेन रिलेटिव मतलब बेस कांस्टेंट है और बाकी चेन की तरह चल रहा है, मतलब एक ही धागा में चल रहा है, ठीक है। मतलब किसमें? P0 के हिसाब से सारी चीजों को कंपेयर। लिंक का मतलब एक के बाद एक जो है हम लोग जोड़ जोड़ के आगे पहुंच रहे हैं कि क्या चेंजेस हुआ। तो ये दोनों का चेंजेस, फिर ये दोनों का, फिर लिंक का मतलब ये दोनों का कंपैरिजन, फिर ये दोनों का, फिर ये दोनों का कंपैरिजन, फिर ये दोनों का कंपैरिजन। तो दोनों टर्म में और दोनों टेक्निक में ये डिफरेंस है कि लिंक रिलेटिव क्या होता है और चेन रिलेटिव क्या होता है, ठीक है। तो ओवरऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हमें मिल ही गया है इंडेक्स नंबर का, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, देखो कैसे होगा। देखो, ये हम लोग का गया थियोरेटिकल थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे और भी आएगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। फिलहाल हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी in the year 1975 and 1980 were 25 rupees 25 and rupees 30 respectively. Taking 1980 as base year, the price relative is. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। और प्राइस रिलेटिव अभी अभी मैंने बताया कि प्राइस रिलेटिव ऐसा होता है Pn बाई P0, ठीक है। अच्छा, ये बंद कर देते हैं, ठीक है। प्राइस रिलेटिव हम लोगों ने देख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर हमें बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी। कोई एक कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स, ठीक है, जिसका प्राइस 1975 में था 25 रुपीज, ठीक है। ये रुपीज का कॉलम बना लिया। और 1980 में ये बन गया है 30 रुपीज, ठीक है। हमें प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हमें पता है कि प्राइस रिलेटिव कैसे बनता है। प्राइस रिलेटिव इक्वल टू, इसको ना हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, P ऑफ 0
एन, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, पी ऑफ 0n ऐसे भी लिख सकते हो। प्राइस रिलेटिव, तो प्राइस रिलेटिव क्या हो जाएगा, 0 मतलब बेस ईयर, एन का मतलब करेंट ईयर, ठीक है। तो हम लोग को पता है प्राइस रिलेटिव क्या होता है, पी एन बाई पी जीरो, ठीक है, मतलब करेंट ईयर बाई बेस ईयर इनटू 100 करोगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, और अगर 100 नहीं करते हो तो रेशियो में आएगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास आंसर किस पैटर्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक बार इनटू 100 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है टेकिंग 1980 एज बेस, लेकिन सोच के देखो एक्चुअली अगर ये पॉइंट हमारे पास, ये लाइन अगर हमारे पास नहीं रहता, ठीक है, तो हम लोग का बेस ईयर कौन सा होता, अगर ये लाइन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है तो ये बेस ईयर, और ये कौन सा, ये करंट ईयर। क्यों, बेस ईयर मतलब जो पुराना साल है, करंट ईयर मतलब जो, तो 75 के कंपैरिजन में 80 इज द करंट ईयर एंड 75 इज द बेस ईयर। बट क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहे टेकिंग 1980 एज बेस ईयर। अगर क्वेश्चन हमें कुछ बोल दे तो हम लोगों को क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ मैम ने बोला कि ये बेस ईयर होता है, ठीक है, वो तो अच्छा है, नॉलेज है, वो सही बात है, लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि नहीं नहीं 1980 को बेस मानो, तो हमें इसमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। वैसे बेस 1975 ही होगा, लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहा है नहीं 1980 को बेस मानो, तो ठीक है भाई, इसको बेस मान लेंगे, ये बेस ईयर हो जाएगा, तो बचा ये, तो ये करंट ईयर होगा। अब हमें पता है कि नीचे हमेशा बेस ईयर लिखा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हमें करंट ईयर लिखा जाता है। तो हम लोग कहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 30, ठीक है, इंटू 100। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, चेक करो, 25 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 83.33, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 83.33%, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देखो क्वेश्चंस करने के लिए ये देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस मिलेगा। ये तो हम लोग का जब तक पूरा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट नहीं होगा नहीं कर सकते, एक्सरसाइज जो थियोरेटिकल वाला है, इसके बाद वाला क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर ये वाला, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन ए प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड। बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो कमोडिटीज है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट है, उनका प्राइस 1.25 बढ़ गया है बेस पीरियड के, बेस पीरियड से कंपेयर करें तो द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ दैट प्लेस नाउ। तो अभी उस प्लेस का इंडेक्स नंबर कितना है, ये हमें कैलकुलेट करके देने के लिए बोला है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नोट डाउन कर लो कि कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेस ईयर का प्राइस हमें कुछ ना बताए, हमें क्या लेना है, कॉमोडिटी के लिए हमें 100 डिफाइन किया गया है, ठीक है, बेस ईयर का प्राइस, और करेंट ईयर का हमें कितना बता रहा है, करेंट ईयर का हमें बताया है 1.25 टाइम्स। ये कोई प्राइस नहीं बता रहा है, ये इंडेक्स नंबर नहीं है, इतना टाइम्स मतलब इतना गुना, 1.25 टाइम्स इंक्रीज। इंक्रीज किसके ऊपर बेस करके, इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड, इंक्रीज इन कंपैरिजन टू बेस पीरियड। तो ये तो पता चला, अब निकालो इस बेसिस पे निकालो कि फिर प्राइस कितना हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर मेरा प्राइस 100 था और ये 1.25 टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये था, ये 1.25 टाइम इंक्रीज हुआ, तो पहले ये निकालते इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है, 1.25 टाइम्स ऑफ बेस पीरियड, तो 100 का 1.25 टाइम्स कर लो तो पता चल जाएगा कि इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है। तो 100 का 1.25 टाइम्स कर लो, कितना आ गया 125, ये इंक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है, ये इतने से। तो करेंट ईयर में प्राइस कितना हो गया है, करेंट ईयर का प्राइस कितना हो गया है, जैसे बेस ईयर का 100 है, 100 पे इतना इंक्रीज हो गया, तो प्राइस जो है वो बन रहा है हम लोग का
100 प्लस 125 यानी 225, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? देखो 225 क्यों कैलकुलेट की, मतलब तुम लोग सोच सकते हो यही तो आंसर हो गया, नहीं नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। क्यों? जैसे देखो एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा। पहले किसी चीज का दाम 100 रुपए था, ठीक है। अब वो चीज हम बोल रहे हैं कि ये चीज जो है बढ़ गया है कितना, पहले के दाम से ये बढ़ के हो गया है हम लोग का, कितना बढ़ गया है, ऐसे मान लेते 2 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये अभी 2 टाइम्स अगर इंक्रीज हो गया है तो ये 200 इंक्रीज हुआ है, 2 टाइम्स इंक्रीज बोल रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम इंक्रीज बोल रहे हैं, तो ये 200 हो गया है। तो अभी इसका प्राइस कितना है? थोड़ी ना 200 है, इंक्रीज वैल्यू 200 है, तो अभी इसका प्राइस कितना हो गया? 300। और इसका देखो कैसे करके चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर हमें इंक्रीज कितना बताए? 1.25 टाइम। तो 100 से अगर 125 हम लोग मान लेते हैं तो हम लोग का इंक्रीज वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये तो 25% आ रहा है। 25% तो हमारा आंसर है नहीं, ठीक है। हमारा आंसर कितना है? 1.25 टाइम्स मतलब 125%। अब चेक करो 100 और ये 225, तो इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 125 आउट ऑफ कितना? 100 इंटू 100 कर लो, कितना आ गया? 125%। अब 125% मतलब 1.25 टाइम्स, कैसे? 125 डिवाइडेड बाई 100 कर लो तो 1.25 टाइम्स आ गया। तो इससे भी तुम लोग चेक कर सकते हो कि तुम लोग जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो वो पढ़ के सही इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि इससे तो प्रूव होता है ना, अगर 100 का चीज 125 ही हुआ है तो इंक्रीज तो 25 रुपए हुए हैं, ठीक है। तो 25 आउट ऑफ 100, तो फिर तो 25% हो गया। 25% का मतलब 25 बाई 100 यानी कि 0.25 टाइम्स, लेकिन हमें कितना बोल रहा है? 1.25 टाइम्स। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है हमसे, और वैसे भी बता दिया है कि ये इंक्रीज प्राइस हम लोग का इतना है। चलो, इससे हमें ये पता चल गया कि बेस ईयर का प्राइस कितना है और करंट ईयर का प्राइस कितना है। पूछा क्या था क्वेश्चन में? द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्लेस नाउ, मतलब आज का प्राइस कितना है, तो कितना आंसर आ गया? 225। तो समझ में आ रहा है किस तरह का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आंसर आ रहा है 225, ऑप्शन सी 225। यही हमें पूछा था कि अभी का प्राइस जो है ये कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर और एक क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये एक छोटा सा एमसीक्यू है, तुम लोग भी चाहो तो बता सकते हो। प्राइस रिलेटिव को कैसे एक्सप्रेस करोगे? P इक्वल टू, मतलब P फॉर प्राइस रिलेटिव, Pn बाई P0, Pn बाई P0 इंटू 100, Pn बाई P0 बाई Pn, P0 बाई Pn इंटू 100, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। बोलो कौन सा सही है? ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। प्राइस रिलेटिव इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताना चाहोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इतना देर से तुम लोगों ने प्राइस रिलेटिव पढ़ा, अपने कॉपी में चेक करो, नोट डाउन किए हो तो करना तो चाहिए। देखो बार बार तो हम बोलेंगे नहीं नोट डाउन करो, बट नोट डाउन करना मैंडेटरी है। तो प्राइस रिलेटिव क्या कौन सा है इसमें से? कौन सा प्राइस रिलेटिव है? Pn बाई P0 सिर्फ, या Pn बाई P0 इंटू 100, या फिर Pn बाई P0 बाई Pn, P0 बाई Pn इंटू 100, कौन सा करेक्ट है? बोलो कौन सा करेक्ट है? कोई भी नहीं, बोलो कौन सा आंसर होगा? ए। देखो ए आंसर ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि मैंने जो लिखवाया है वहां पर इंटू 100 नहीं लगाया है, तो तुम लोग ये बोल सकते हो। लेकिन देखो जब भी हम लोग रिलेटिव निकालेंगे ना वो इंटू 100 से ही होगा, वो मैंने यहाँ पर दिया नहीं है। अगर हम लोग रेशियो फॉर्म में निकालेंगे तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जब रिलेटिव बोल देगा, क्योंकि रिलेटिव मेजर का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में, तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर ऑप्शन सी देंगे, ए नहीं देंगे, ठीक है, ऑप्शन सी देंगे। अब तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे परसेंटेज कर लो, मतलब सारी चीज जो है परसेंटेज में होते हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आंसर जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब मान लो कभी कभी क्वेश्चन में प्राइस रिलेटिव बोल रहा है बट ऑप्शन जो है हमारा ना परसेंटेज में नहीं देके रेशियो फॉर्मेट में दे रहा है। जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना 1.25 टाइम्स दे दिया था, तो क्या हम लोग इसे परसेंटेज में नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? 125% निकाल सकते हैं, तो वही चीज बोल रहा है। लेकिन अगर रिलेटिव लैंग्वेज कहीं मिल जाए और ऐसे थियोरेटिकली पूछे ना, तो ऑब्वियसली 100 को कंसीडर करके ही बताना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, 10th का सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम लोग ए लिख देते हैं वो रेशियो फॉर्मेट को डिफाइन कर देगा, तो वो थोड़ा सा
गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें जब भी रिलेटिव देखना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, देखो रिलेटिव का मतलब हमें जो है परसेंटेज में आंसर देने के लिए रिलेटिव फॉर्मेट को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, रिलेटिव बोल रहा है फिर भी क्वेश्चन में हमें रेशियोज दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हमें होना चाहिए। हमें थियोरेटिकल क्वेश्चन में देखना चाहिए कि अगर रिलेटिव बोल रहा है तो हम लोग इससे ज्यादा इसको चूज करेंगे, क्योंकि रिलेटिव का मतलब हमें 100 से मल्टीप्लीकेशन ही बताया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, तुम लोग बताओ। यहाँ पर बोल रहा है एंड इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ ए प्राइस एट ए प्लेस, किसी भी एक जगह पे 1994 में इंडेक्स नंबर था 250 with 1984 as base year, then the prices have increased on average by, बोल रहा है प्राइस कितना बढ़ा है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, तुम लोग बताओ, ठीक है। सारा क्वेश्चन हम बता के क्या फायदा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, कोशिश करो बताने का। बोल रहा है कि इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस एट ए प्लेस इन 1994 में इंडेक्स नंबर किसी एक कॉमोडिटी का बता रहा है 250, ठीक है, और 1984 को इन्होंने माना है बेस ईयर, और देन द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज, ठीक है। ये क्या है, ये है करंट ईयर, ये बेस ईयर है। हमें ये पूछ रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज पता करने के लिए ये वैल्यू तो पता करना पड़ेगा। ये वैल्यू तो पता है तुम लोग को, बोलो कॉमोडिटी का बेस ईयर का वैल्यू क्या होता है, बताओ कॉमोडिटी का बेस ईयर का वैल्यू क्या लिया जाता है। अरे बोलो 100। 100, गलत होगा तो होगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब 100 से 250 हो गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बोल रहा है कि बोलो इंक्रीज कितना हुआ है, बोलो इंक्रीज कितना हुआ है, परसेंटेज में बताओ। कैसे पता चलेगा, परसेंटेज में ही बताना है, टाइम्स में नहीं बताना है। ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन परसेंटेज में है, तो तुम लोग भी आंसर परसेंटेज में निकालो, निकलेगा कुछ ना कुछ तो निकलेगा। इंक्रीज कितना हुआ है, ऐसे नहीं, ऐसे एरो लगाते हैं, इंक्रीज कितना हुआ है। तो जैसे अभी शेयर वाला निकाला था स्टार्टिंग में, आज उसी तरह से निकाल के मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा। बोलो कौन सा आंसर होगा, तुम लोग बोलो, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद हम बता देंगे। इंक्रीज बताओ पहले। 150। 150, 250 माइनस 100, इंक्रीज हो गया 150। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, निकालो। 150 आउट ऑफ कितना, 250 से तो 150 हुआ नहीं होगा, 100। 100। और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आता है, कैंसिल कैंसिल, 150%, ठीक है। तो ये देखो 16 का आंसर कितना हो जाएगा, 150%, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये हम लोग का क्या हो गया, 16 नंबर में हमें पूछा था कि 84 को बेस मान के 1994 में किसी एक कॉमोडिटी का प्राइस 250 है, ठीक है। ये नहीं बताया, मत बताने दो, हमें तो पता है कॉमोडिटी में क्या लेना है 100, और निफ्टी वगैरह आएगा नहीं, ठीक है। ये तो समझाने के लिए कॉमोडिटी में 100 लेना है, तो 100, ठीक है। तो अगर 100 है, ये 250 बना, तो कितना बढ़ गया भाई, 150 बढ़ा है, ठीक है। तो 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 क्यों, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज में आंसर निकालना है। ये देखो परसेंटेज दिया हुआ ना ऑप्शंस में, तो परसेंटेज में निकालेंगे, तो इसी तरह से करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17 भी बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बताओ तुम लोग, होगा तुम लोगों से भी होगा। इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कॉमोडिटीज इन ए प्लेस, एक प्लेस में जितने भी कॉमोडिटीज है, सारे कॉमोडिटीज का प्राइस डिक्रीज हुआ है 35%, बोल रहा है डिक्रीज हुआ है 35% ओवर द बेस पीरियड प्राइस, बेस पीरियड के प्राइस के हिसाब से 35% कम हुआ है। देन द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ, मतलब अभी उसका अभी उस प्लेस में करेंटली सारे कॉमोडिटीज का इंडेक्स वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है। हम फिर से एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर डिफाइन करके बताते हैं। हम लोगों को एक प्लेस में जितने भी सारे कॉमोडिटीज है, उस कॉमोडिटीज का हमें डिक्रीज बताया है। देखो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कोई भी जगह का इंडेक्स नंबर मतलब हमें उसका करेंट ईयर का वैल्यू पता होना चाहिए, बेस ईयर का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज निकाल सकते हैं। अब हमें
ना तो बेस ईयर का वैल्यू पता है ना तो करेंट ईयर का वैल्यू पता है। पता है तो क्या कि डिक्रीज कितना हुआ है 35%, मतलब बेस ईयर का जो चेंजेस है वो हमें, ये देखो यही वाला पैटर्न समझो, ठीक है, यही वाला पैटर्न समझो, वैल्यूज हमें नहीं पता लेकिन ये पता है, जैसे इंक्रीज यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिक्रीज कितना हुआ है 35%, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू हमें पता होता है, कौन सा, करेंट ईयर और बेस ईयर में से अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो एक वैल्यू तो हम लोग एजम्पशन कर ही लेंगे कॉमोडिटी का, वो एजम्पशन कर लेंगे, वो कौन सा है, बेस ईयर या करेंट ईयर, कौन सा है और कितना है ये बताओ, बेस ईयर। कौन सा एजम्पशन कर लेंगे, हाँ कितना होगा बेस ईयर का, 100। 100, ठीक है। अगर 100 जो बेस ईयर में वैल्यू था, क्वेश्चन तो बोल रहा है क्लियरली कि वो 35% डिक्रीज हुआ है ओवर द बेस पीरियड प्राइसेस, मतलब बेस पीरियड के प्राइसेस के कंपैरिजन में 35% कम हुआ है, तो मुझे बताओ अभी यहाँ पर प्राइस कितना हुआ होगा, यहाँ पर प्राइस कितना हुआ होगा, वही तो क्वेश्चन भी पूछा है, बोलो। 65। 65 करेक्ट। यहाँ पर 100 था, अब 100 तो रहा नहीं, कितना कम हो गया भाई 35%, तो 100 इंटू 35% है ना, इसको ब्रैकेट में डालो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, हम यहाँ पर दिखाते हैं इसका कैलकुलेशन, 100 माइनस 35 तो कितना बन गया 65, ठीक है। तो इसका मतलब अभी अगर 35% कम होता है तो अभी इसका इस प्लेस में सारे कॉमोडिटीज का वैल्यू कितना है 65, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 65 रुपीज, ठीक है। तो इतना ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें, ये लो ये क्या बंद कैसे हो गया, अच्छा, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा पता भी तो होना चाहिए ना क्या कौन सा चीज क्या है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, हम एक मिनट एक चीज देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज नंबर है कितना वो नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, बाकी किसी चैप्टर में हम लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करते हैं, नॉर्मली जरूरत नहीं होता है, लेकिन इंडेक्स नंबर में हम लोग करते हैं, इसका जरूरत है, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, और ये हम लोग पूरा कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उससे ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व कर पा रहे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन चेक करके देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास यानी कि ट्यूसडे को हम लोग फिर से इस पे आगे जो है जितना भी पार्ट बाकी है वो करेंगे, जैसे कि हमारा जो है इसके बाद न्यूमेरिकल से ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, तुम लोग पहले इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।